अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। मेरा आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, और इस 10 बजे से लेकर 12 बजे तक बहुत सारी अहम बातें होंगी, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन भी होगा, सेगमेंट्स भी होंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले जो अपडेट्स हैं मौसम के हवाले से वो देंगे, क्योंकि कराची में जो है ना वो तूफ़ानी बारिश हो रही है और रात से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है तो वो अभी तक जारी है। गरज चमक के साथ जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है, काले बादल छाए हुए हैं। तो सबसे पहले जो मौसम की सूरत हाल उसके बारे में आपको बताते हैं। बहरे अरब में मौजूद जो है समुद्री तूफान है असना, उसमें देख रहे हैं कि महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो छठा अलर्ट है वो जारी कर दिया है और समुद्री तूफान बहरे अरब के शुमाल मशरिक में इस वक्त मौजूद है। गुज़िश्ता 9 घंटों के दौरान समुद्री तूफान मगरिब की जानिब बढ़ रहा है और कराची की जुनूब मगरिब से 200 किलोमीटर के फासले पर है। और तूफानी बारिश का सिलसिला जो कहा गया है 31 अगस्त तक वक्फे के साथ गरज चमक के साथ ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा मानसून के ताकतवर स्पेल के तहत शहर में आज भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के थी और हो भी रही है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो शहर का फ़िज़ाई मयार है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो भी बहुत बेहतर हो गया है। और बारिश के बाद तो मौसम की भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। मौसम ठंडा हो गया है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और यकीनन इन ठंडी हवाओं ने शहर में जो लगे कल बिलबोर्ड्स हैं उनको भी शहरियों के लिए ख़तरा बना दिया है, क्योंकि दरख्त गिरे हैं, कई जगह पर शगाफ पड़े हैं सड़कों के ऊपर। और कल भी मैं देख रही थी खबरों में बहुत सारी इस तरह की जो है वो चीज़ें आ रही थी कि दरख्त गिरने के वाक़यात पेश आ रहे थे और इस तरह की चीज़ें। तो क्लिफ्टन में भी तेज़ हवाओं के झक्कड़ ने स्ट्रीट लाइट का जो है पोल गिरा दिया। शहर में कई मकामात पर दरख्त गिर गए, खंबे उखड़ गए, बिलबोर्ड्स को जो है वो खतरा है। तो इस तरह के वाक़यात जो है वो पेश आ रहे हैं। इसके अलावा कराची में तूफानी बारिश जो है इंतजामिया शाह फैसल कॉलोनी को डिबोने पर तुल गई, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर चेयरमैन शाह फैसल ने जो है वो अपनी आंखें बंद कर लिए लग रहा है। और जो शाह फैसल का मरकजी नाला है उसके बारिश के दौरान उसको बंद कर दिया गया है। नाले पर रेस्टोरेंट्स और होटल खुले हुए हैं और शहरी ने नाले को बंद करके बनाए गए रेस्टोरेंट्स की वीडियो बनाकर जो है उसे निवन को भेजी, जिसमें हम देख रहे हैं कि रेस्टोरेंट मालिकान ने तामीरात जो है वो कर दी हैं और नाले को बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो बारिश का सारा पानी है वो निकासी करना उसका मुश्किल है और शाह फैसल कॉलोनी की सड़कों पर वो जमा हुआ है। इसके अलावा बरसाती पानी को ज़ख़ीरा करने का जो तजुर्बा है वो कामयाब हो गया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की कोशिशें भी रंग ले आई हैं और बल्दिया उस्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम बर्न्स गार्डन में बने कुएं में बारिश का पानी जो है वो ज़ख़ीरा हो रहा है। कुएं में ज़ख़ीरा हुआ पानी बल्दिया उस्मा कराची के पार्कों में इस्तेमाल किया जाएगा और कह रहे हैं कि आई चुंडीगढ़ रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स और दीगर इलाकों का बरसाती पानी कुएं में जमा हो रहा है। और ये जो कुआं है 1927 में बना था, जिसमें 4 कुएं मजीद हैं, तो इनको इस्तेमाल किया जा सकता है किसके लिए, जो है वो प्लांटेशन के लिए। तो मजीद भी हम खबरें शामिल करेंगे, हमारे पास और भी टॉप स्टोरीज हैं शहर भर से। लेकिन सबसे पहले जो मौसम की सूरत हाल है वो जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो आयमा हमारे साथ मौजूद होंगी जो हमें अपडेट्स देंगी, फरहान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें अपडेट्स देंगे। तो फरहान ये बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, बारिश का सिलसिला कुछ थमा है या अभी भी बारिश हो रही है? जी बिल्कुल, बात की जाए तो इस वक्त मैं दो दरिया के मुकाम के ऊपर मौजूद हूँ। वफ़े से यहाँ पे हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जबकि रात से शहर कायद के बेशतर ऐसे मकामात हैं जहाँ पे तेज़ बारिशें देखने में भी आई। ये तमाम साइक्लोन के असरात हैं, जैसे कि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी कि साइक्लोन के असरात शहर कायद के अंदर जो वो खुल के सामने आएंगे, उसी का एक असर जो वो इस वक्त यहाँ पे दो दरिया के मुकाम के ऊपर भी देखने में आ रहा है कि समंदर की लहरें जो हैं वो बिल्कुल भिपरी हुई लहरें, उठती हुई सेफ्टी वॉल जो दीवार है, हिफाजी दीवार वहाँ तक भी आ रही है। और ये इस बात का सबूत दे रही है कि साइक्लोन जो है वो बिल्कुल अपने आबोताब पे है। इब्तिदाई तौर पर ये शुमाल मशरिक से 200 किलोमीटर दूरी के ऊपर ये शुरू हुआ था और इस वक्त अब ये जुनूब मगरिब की तानीब बढ़ रहा है। 200 किलोमीटर फासले पर इस वक्त के कराची से जुनूब मगरिब की तरफ है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से छठा अलर्ट जो है वो साइक्लोन को लेकर जारी कर दिया गया है कि आज भी शहर कायद के बेशतर ऐसे इलाके हैं, मकामात हैं जहाँ पे वफ़े से जो वो हल्की बारिश और तेज़ बारिश का सिलसिला भी जारी रह सकता है। जबकि हमने रात से ही देखा कि शहर के बेशतर ऐसे मकामात हैं जहाँ पे बारिशें देखने में आई और साइक्लोन के असरात जो वो निकल के सामने आए। 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भी शहर कायद के अंदर चल रही थी, झकड़ चल रही थी, जिसके बाइस बेशतर मकामात के ऊपर दरख्त गिरने के वाक़यात भी सामने आए। जबकि आज भी शहर कायद के अंदर महकमा मौसमियात की जानिब से ये अलर्ट जारी किया गया है। छठा अलर्ट ये साइक्लोन को लेकर जारी किया गया है कि आज भी शहर कायद के बेशतर मकामात के ऊपर कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जबकि इस वक्त अगर साहिल समंदर की बात की जाए तो साहिल समंदर के ऊपर भी जो मौसम खासा खुशगवार है,
पे काले बादलों ने जो वो चारों तरफ से साहिल समंदर को अपनी लपेट में लिया अच्छा, हुआ है। फरहान, जबकि ये हमने बताइए। महकमा मौसमियात से जब हमने बात की तो उनका भी एक फरहान ये बताइएगा, क्योंकि दफ़ा 144 नाफिज है, समंदर पर जाने पर पाबंदी भी है और आज ख़ास तौर पर आप दो दरिया के मकाम पर भी मौजूद हैं, इससे आगे चले जाएं तो सी व्यू भी है, तो शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच जाती है साहिल समंदर पर छुट्टी वाले दिन एंजॉय करने के लिए, और ऐसा मौसम हो तो किसी भी टाइम लोग चले जाते हैं। तो दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद क्या सूरत हाल और इंतजाम क्या किए गए हैं इंतज़ामिया की जानिब से वहाँ पर? जी बिल्कुल, दफ़ा 144 की बात की है जो कमिश्नर कराची की जानिब से साहिल समंदर पर जो वो नहाने पर पाबंदी करी गई थी। ये तूफ़ान का ख़तरा जो वो शहरियों के लिए जो वो ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए 31 अगस्त तक शहर कायद के अंदर साहिल समंदर पर जो वो नहाने पर बिल्कुल पाबंदी की गई थी, बल्कि साहिल समंदर का रुख करने के लिए भी शहरियों को मना किया गया था। लेकिन हम आज देख रहे हैं कि हम जब सुबह से यहाँ पहुँचे हैं तो शहरियों की एक बड़ी तादाद साहिल समंदर का ना सिर्फ रुख कर रही है, बल्कि हमें कुछ लोग ऐसे हैं जो समंदर के अंदर नहाते हुए भी नजर आए हैं दो दरिया के मकाम से नीचे उतर के। सही, बिल्कुल ऐसा ही है, समंदर पर लोग नहाने पहुंच रहे हैं और बहुत शुक्रिया फरहान अपडेट किया। बात यही है कि आप जब भी अगर वैसे तो जाए नहीं अभी इस मौसम में ना समंदर में, क्योंकि कहा गया है कि तूफ़ान का खदशा है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, लेकिन अगर जा भी रहे हैं तो खुदारा एहतियात करें, क्योंकि हमने देखा है कि गुज़िश्ता दिनों भी जब लोग पिकनिक्स पर बहुत ज़्यादा जा रहे थे, हीट वेव के दौरान भी तो हाई अलर्ट था, उसके बावजूद जब लोग जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। कि तो एक अपना ख्याल खुद रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। बारिश तो वैसे भी हो रही है, अच्छा मौसम है, इंजॉय करें, अपने घरों में इंजॉय करें, क्योंकि ट्रैफिक की सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हो गई है और शहर भर में गड्ढे भी कहीं कहीं पड़ चुके हैं। क्लिफ्टन जैसे रोड पर जो है वो आपने देखा कि स्ट्रीट लाइट पोल गिर गया, गड्ढा हो गया है, कितना बड़ा शगाफ पड़ गया। यहाँ पर ये जो समामा वाला जो रोड है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, वहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा है कि अभी हमारे कोलीग आ रहे थे तो उन्होंने बताया कि बसें जो है वो टेढ़ी टेढ़ी हो रही हैं और उसमें से आपको गुजरना पड़ रहा है। तो जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो खुदा ना खास्ता कोई भी नाखुशगवार वाक़या भी हो सकता है। मजबूरन जो है वो सब हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं क्योंकि आप तक जो है वो ट्रांसमिशन भी पहुँचानी है, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर खुदारा घरों से बाहर ना निकले। मौसम अच्छा है, घरों में इंजॉय कीजिए। अशरफ खान साहब मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे, आज़ाद नूरी साहब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? आज़ाद भाई से भी जब सबसे पहले बात हुई तो मैंने कहा मौसम कैसा है, आज़ाद भाई मूड कैसा है, अच्छा है, एंजॉय करें। तो आज़ाद भाई भी शिकवा यही कर रहे थे कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो इस वक्त शहरियों को भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और ट्रैफिक के साथ साथ जो कल सब कुछ हुआ है, बिलबोर्ड्स उखड़ गए, दरख्त उखड़ गए और जो है वो सड़कों में बड़े बड़े शिगाफ पड़ गए। चलें, अब कुछ तो तूफ़ान का भी असर था, दरख्त वगैरह उखड़ना, लेकिन बाकी तो सारी मैनेजमेंट इशूज़ हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन सूरत ये है कि शहर कराची जिस तरह फरहान ने बताया कि साहिल समंदर का शहरी रुख कर रहे हैं। कराची के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बारिश के बाद में शहर कराची पूरा समंदर बन चुका है, जहाँ पर सूरत ये है कि जो गाड़ी ड्राइव करता है वो एहतियात करता है गाड़ी पानी से गुजरने के बाद साइड सड़क की साइड उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन बेचारे जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वाले हैं वो लोग चाहते हैं जल्दी निकल जाएं, जान छुट जाए, आगे सब जो मंजिल तक पहुंच जाएं। उसमें ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल पर बच्चे ख़वातीन सवार होती है। मैं देख रहा सड़क पर सुबह सुबह सूरत उस पानी से गुजर रहे थे, लेकिन अचानक से बाइक वहाँ बंद हो जाए तो उस खातून को, उस बच्चे को वहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पानी वो उसका कोई हद नहीं है, मतलब कई लिमिट तक पानी मौजूद है। लेकिन KMC इंतजामिया है वो अपना काम करे, दावा करती है, लेकिन बाकी जो हमारी 18 कराची में टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जिस तरह कोरंगी टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, यहाँ टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या कर रही है? जो इदारे हैं अपनी जिम्मेदारी क्यों निभाते हैं? हमारे पास महकमा मैं बार बार महकमा करता हूँ तो आप कहते हैं कि महकमे कहाँ से आगे, ये हमारे पास एक मुकम्मल तौर पर महकमा है रिहेबिलिटेशन, महकमा बहाली। अच्छा, जहाँ इमरजेंसी की सूरत में हमारे पास 1122 एम्बुलेंस भी हैं, 1122 फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ भी हैं, 1122 निकासी आपका के हवाले से बाकायदा से हमारे पास गाड़ियाँ मौजूद हैं। लेकिन वो गाड़ियाँ कहाँ पर है? सिंध हाई कोर्ट के बाहर खड़ी है, सिंध सेक्रेटरीट के बाहर खड़ी है, CM हाउस के बाहर खड़ी है, गवर्नर हाउस के बाहर खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर खड़ी है, और जो VIP इलाके हैं वहाँ पर खड़ी है, चीफ जस्टिस का जो घर है डिफेंस वन में वहाँ पर खड़ी है। जो हमारे जो अफसरान बैठते हैं तो क्या करेंगे वहाँ पे खड़ी होके? वहाँ पे क्या हमारा इदारा सिर्फ हमारे जो वज़रा है या CM हाउस है या गवर्नर हाउस उनको रेस्क्यू करके? अच्छा। लेकिन मामला ये कि हमारे इदारे जो है मुकम्मल तौर पर काम करने को तैयार है, नहीं सिर्फ दिखावे के लिए। अगर इदारे अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपना मज़े रमशा क्या है, ये सैलाबी सूरत है, अपना बारिशों की सूरत है, साइक्लोन की सूरत है। लेकिन इस वक्त क्या होता है, हमारे पास जब भी ऐसी कुदरती आफत आती है, कुदरती आफत
उसमें जितना पैसा खर्च होता है ना उसका कोई ऑडिट होता ही नहीं है, चेक एंड बैलेंस का होता ही नहीं है, क्योंकि सिंध हुकूमत या शहरी इंतजामिया जो पैसे खर्च करती है, बोला आग लग गई हम इतना खर्च कर दिया, 5 रुपये खर्च करेंगे 5 लाख रुपये दिखाएंगे, लेकिन उसका चेक एंड बैलेंस नहीं, उसका ऑडिट होती नहीं है। अभी आप बात करें ना ऑडिट नहीं होता, अब ये बात आगे निकल जाएगी, लेकिन बात है कि यहाँ पे इसको छोड़ भी नहीं सकते। पिछले साल सैलाब की सूरत हाल थी और इस दफ़ा भी हमने देखा कि बदीन में 60 से ज़्यादा जो गाँव हैं वो डूब चुके हैं, लोग नकल मकानी कर रहे हैं, पानी आ चुका है, ठट्टा सजावल और जो है वो काफ़ी सारे इलाके हैं जिनमें हमने देखा कि कल से ये सूरत हाल पैदा हो गई है। तो भाई पिछले साल जो सैलाब में आपने अरबों रुपए के फंड्स दुनिया भर से जमा किए थे वो कहाँ लगाए? अभी भी अगर आप उनको पक्के मकान और पक्की सड़कें नहीं बनाकर दे सके या सैलाब में वही सूरत हाल हुई, तो इसका मतलब आजाद भाई की बात तो बिल्कुल ठीक है ना कि वो जो बात इसके लिए भी एक महकमा इदारा है, कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इदारा जो है वो महकमा एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और कोस्टल डेवलपमेंट एक साथ एक महकमा बना हुआ है, जिसका वजीर जो मेरे इलाके का दोस्त रायमो साहब, इसका डी नवाज जो ठट्टा और सजावल डीसी रह चुका है, ठट्टा सजावल बदीन तीनों जिला में। लेकिन ये इदारा कोस्टल डेवलपमेंट मतलब साहिली तरक्की मतलब ये ठट्टा सजावल बदीन ये 3 जिला ऐसे हैं जो कराची समेत ये लगते हैं साहिल समुद्र के साथ, और साहिल समुद्र के पास जो गांव है वो ज़ेर आब इसलिए ज़्यादा आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जैसे बारिशें होती हैं तो समुद्री इलाका और जो ज़ेर ज़मीन पानी है, इससे गांव जो है मुकम्मल तौर पर डूब जाता है। भाई बात यह है कि आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है ना कि इदारों ने भी कुछ नहीं किया, फंड्स कहाँ गए, दुनिया भर से लिया तो भी कहाँ गया, सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है तो फौरी तौर पर हम देख रहे होते हैं कि गाँव डूब जाते हैं और नकल मकानी का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर रिहेबिलिटेशन का वर्क जो है वो सारी NGOs के कांधों पर अपनी मतलब आपके तहत चला जाता है, तो वो भी उस पर लेवल पे नहीं होता। तो अशरफ खान साहब का भी कमेंट इस पर लेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात कर रहे हैं बारिश की सूरत हाल के हवाले से, और सबसे ज़्यादा जो बात अशरफ भाई आपसे भी करना चाहूँगी मैं कि हमने देखा कि भाई क्या सूरत हाल रही है। एक तो शहर की तो अब तक सूरत हाल है, लेकिन जो अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया अभी कुछ दिनों हमने पहले देखा कि तारिक रोड पर भी कितना पानी आ गया था। ये सारे मसाइल अपनी जगह, लेकिन ट्रैफिक इज़ द कोर इशू। और दूसरी बात ये कि जो गड्ढे पड़ गए हैं सड़कों पर, चले मैं कहती हूँ दरख्त गिरने का वाक़या एक नेचुरल वाक़या हो गया, या बिलबोर्ड्स जो है वो हटाने चाहिए। तो बिलबोर्ड्स को हटाने का तो अदालती हुक्म बहुत पहले से आया था। ये जो सड़कों पे गड्ढे पड़े हुए हैं, रेड लाइन पे काम होना, ये बताया कल फेडरल बी एरिया में एक शख्स जो है वो मर गया इसी वजह से कि दरख्त उसके ऊपर गिर गया। ट्रैफिक की सूरत हाल से कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो ये बिल्कुल ही अजीब सी सूरत हाल पैदा हो जाती है बारिश में हमारे यहाँ। भाई देखें, महकमा मौसमियात कंसर्न कर रहा था मुसलसल, और अगर हम देखें जो आज़ाद भाई भी बता रहे थे सिंध का जो कोस्टल एरिया है ना, साहिल समुंदर, हाँ। तो अगर देखें तो आप हैरान होंगी कि हम जो ये सारे इदारे बैठे हैं इनसे भी अगर पूछें 350 किलोमीटर का कोस्टल लाइन है हमारी सिंध की, यानी कराची से लेके सर क्रीक तक जो ये आता है, ये टोटल पूरा ठट्टा बदीन वगैरह ये जो साहिली पट्टी है, आप यकीन करें 350 किलोमीटर आप अगर किसी से भी कंपेयर करें बहुत बड़ी साहिली पट्टी है। और यहाँ पे जो अभी ये जो साइक्लोन आ रहा है ये जी। और ये तो ये बहुत बड़े एरिया में इन्होंने कहा था कि ये इम्पैक्ट करेगा, और जो साहिली इलाका था उसका कहा, जैसे कि आज सुबह से था कि 5-6 बजे से बरसात होगी, तो कोस्टल लाइन के लिए पूरे कराची शहर में हमने देखा है कि तेज़ बारिश हुई है। सही। और जो बारिश हुई है अगर हम देखें कि हर एरिया में, और डिफेंस में ख़ास तौर से जो आया हमारे पास सुबह अपडेट में सुबह से उठा हुआ था, और सुबह डिफेंस में जो तेज़ बारिश हुई, साहिली पट्टी जो डिफेंस का लगा है फेज 8, ऐसी तूफ़ानी बारिश थी कि यकीन करें कि जो वहाँ दोस्त वगैरह जो फुटेज वगैरह जो कह रहे हैं बना ही नहीं सकते, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, हद निगाह बिल्कुल, क्योंकि हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर थी और झोंके चल रहे थे उसमें, वो साइक्लोन जैसे गोल गोल, और उसमें नज़र भी नहीं आ रहा। इवन कि मैं गुलशन में हूँ, मैंने भी बनाने की कोशिश की, कोई इतनी तेज़ी से वो मतलब कि जो बारिश का पानी आ रहा था कि आप अगर मोबाइल से भी बनाए तो नहीं आएगी फुटेज। अब कंसर्न ये है कि महकमा मौसमियात बार-बार अलर्ट जारी कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलर्ट जारी किए हैं, और हमारे लोग हैं ना कंसर्न, देखें पूरी दुनिया में हम देखते हैं वेदर फोरकास्टिंग, उसको देख के हम निकलते हैं। अगर महकमा मौसमियात कुछ कह रहा है, एडवाइस कर रहा है, तो आपको उसके ऊपर अमल करना होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें, कल तारिक रोड पे मियाँ बीवी थे, गाड़ी में थे, उन्होंने दरख्त के पास गाड़ी लगाई, दरख्त गिर गया, दोनों गाड़ी में फंसे रहे, मगर बर वक्त टीम पहुँच गई और जो उनको रेस्क्यू कर लिया, उनकी जान, कीमती 2 जानें वो बचाई। मैं बताऊं कि तारिक रोड पे इंतजामिया लोगों ने बहुत मदद की, और बर वक्त, क्योंकि दरख्त आप हटा नहीं सकते, पुरानी दरख्त जब वो गिरा तो उसको काट के ही हटाया गया, जो हमारी टीम भी वहाँ पे पहुँची है वो। अब इसी तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे जो आई हैं, फेडरल एरिया में सुबह आया कि दरख्त गिर गया, एक कीमती जान चली गई। अब कंसर्न ये है कि आप बिला वजह अगर कोई ज़रूरत है आप निकलें, लेकिन इस वक्त जब महकमा मौसमियात बता रहा है कि 60 से 70
नॉटिकल माइल, मतलब कि आप स्पीड देखें, फीट घंटे की रफ्तार से हवा चली थी। आप सुबह देख रही हूँ जब आ रही हूँ, मैं यही तो बता रही थी अशरफ भाई कि गाड़ी जो है ना वो स्लिप हो रही थी क्योंकि बारिश का पानी इतना तेज आ रहा था और आपकी हवा गाड़ी भी इतनी heavy है। थी, गाड़ी भी गाड़ी heavy फिर है। हैवी है, लेकिन उसका वो जो शेक हुई ना, मैंने कहा नहीं, नीड टू और मोर जना स्लो डाउन, क्योंकि आप नहीं चल सकते थे। तो वही ये बहुत ज्यादा कंसर्न प्रेशर है हवा है, का। क्योंकि देखें कोई अलर्ट करता है ना तो हमारी जान बहुत कीमती है, इंसानी जान, सही है। उसकी सेफ्टी के लिए ये सारे मेजर्स आते हैं। हम इसको जो है मजाक समझते हैं। आप दुनिया में किसी भी मुल्क में जाएं, जो वेदर अलर्ट होता है ना उसके ऊपर आंख बंद करके उनको अमल करना है। मगर हमारे यहाँ देखिए अभी महकमा मौसमियात क्या, आपके वजारत जो मुतलका वजारत है उन्होंने कहा दफ़ा 144 नाफिज की। आपको पता है समुंदर में इस वक्त हाई टाइड हुई हुई है, कल हमने बात की थी हाई टाइड लो टाइड। yes। अभी क्योंकि वो ये जो साइक्लोन है समुंदर की तरफ से कराची में सिर्फ इसके असरात आ रहे हैं, कराची पे नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, दुआ करें कराची पे नहीं बिल्कुल सही है। बात। अगर आता तो नियर अबाउट कहा था कि 200 से 300 मिलीमीटर बारिश होनी थी। 300 मिलीमीटर का आपको यकीन करें पूरा कराची 3 फीट से वो ऊपर डूब जाएगा। अब वो समुंदर के ऊपर ही ये घूम रहा है और वहीं पे वो बरस रहा है और उसके सिर्फ असरात हमारे ऊपर आ रहे हैं, उस असरात पे ये हालत है। और हम कहाँ जा रहे हैं, दफ़ा 144 लगी हुई, अभी हमारी टीम पहुंची हुई है सीवीयू पे, और आप देखें लोग नहाने पहुंचे हुए हैं ये सब। तो आप अपनी देखें हाई टाइड हुई हुई है, जो हाई टाइड का मतलब ये है कि उसके समुद्र में जो करंट है ना बहुत ज़्यादा हो गया। अगर कोई बंदा जाएगा और जब पानी वापस जाता है ना आप रुक नहीं सकते, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ और जाएगा, वो वापस ले जाएगा। और ये कीमती जान है और आपकी भी जिम्मेदारी है, अल्लाह ताला ने आपको ये अमानत दी है, उसकी भी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप बिला वजह नहीं जाए। अब पता है क्या ऐसे में ना हुकूमत पे तो आप डाल भी नहीं सकते, नहीं क्योंकि डाल आपकी सकते पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखिए मेयर कराची वहां जाके नहीं खड़े मत जाओ, हर बंदे को नहीं पकड़ेगा। अब आपकी भी जिम्मेदारी है। आप पता है समुद्र की आप स्पीड देख रही थी, आप जो नॉर्मल कहा था 1.5 से 2 फीट ऊंची लहरें आएंगी, वो हो रही हैं, ये अभी और बढ़ेंगी। अभी तो 12 बजे के बाद जो इसका साइक्लोन की जो उसके इम्पैक्ट है और बढ़ेगा। सही। और हमारे यहाँ लोग क्या करेंगे, ऑक्सवे चले आज छुट्टी का दिन जाएंगे, है, सनस्पिट चले जाएंगे, उसके बाद सीव्यू पहुंच जाएंगे। बच्चों को मैं फिर एक मैसेज दूंगा यहाँ से कि सिटी 21 की जानिब से कराची के शहरियों को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, बुजुर्गों को घर में रखें, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। और इस वक्त जो कंसर्न्स हैं, अगर आप बाहर जाके देखें जो सड़कों की हालत है, वैसे भी उसके हिसाब से नहीं निकलना चाहिए। अभी मैं आ रहा था, मैं इवन के हम आपको पता है हमारा रास्ता क्या है, कॉजवे की ऐसी हालत है कि गाड़ी टूट बहुत जाएगी। बुरा हाल है। तो मैं एक्सप्रेस वे से आया हूँ, इकरा यूनिवर्सिटी के पास इतना बड़ा गड़ा है क्योंकि पानी था। मैं भी बहुत स्लो, क्योंकि आज़ाद में भी क्या कह रहे हैं, जब पानी हम देखते हैं या तो हम राइट से या लेफ्ट से निकलते हैं, तो मैंने भी कोशिश की इधर, अचानक से इतना बड़ा गड़ा आया, वो मतलब मैं गिरा, उसके बाद आगे वाला बाइक वाला उसके अंदर गिर गया। अब अच्छा वो गड्ढे गटर जो है, है ना, अच्छा वाकई हमारे बड़े पास कराची में मजे की बात है, सड़कें जो हमारे पास हैं, जो मेन शहरा छोड़कर जो सड़कें इलाकों में हैं, उसके जो गटर के जो ढक्कने हैं वो रोड के बीच में है। अच्छा केएमसी या टाउन कमिटीज ने क्या किया, उनके इंतजामियों ने ढक्कने उठा के साइड फेंक दिए, पानी उसके अंदर जा रहा है। मुझे क्या पता है, और रेजिडेंट को तो फिर पता है, अच्छा आप उन्हें बाहर पता से आने नहीं। वाले को तो नहीं। अच्छा दूसरी बात ये, एक सड़क है, सड़क के साथ फुटपाथ है, फुटपाथ पर हमारे पास क्या क्या है, मुख्तलिफ कंपनीज ने या केएमसी या उनके पोल लगे फुटपाथ ऊपर। अच्छा अगर लोग मने करते हैं फुटपाथ से नहीं गुजरा करो, आप सड़क का इस्तेमाल किया करो क्योंकि वहाँ लाइट है, करंट जल जाए। अच्छा लोग क्या करते हैं, सड़क का इस्तेमाल करते हैं, एक पानी या पानी चल रहा है, पानी खड़ा हुआ है, या सड़क का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से गाड़ी गुजरना है। अभी आगे बंदा जो सड़क पर जा रहा है या खातून या बच्चा जा रहा है, उसको हम हार्न देकर कैसे उसको हटाएं, ये भी बड़ी एक गफलत कही जाए या कुछ भी कहा जाए। लेकिन आम शहरी बेचारा जाए तो जाए कहाँ, यहाँ बिजली के पोल लगे हुए हैं, यहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ सड़क है, यहाँ गाड़ी वाला गुजर रहा है, तो आम शहरी जो पैदल चलने वाला वो कहाँ से गुजरे। अच्छा ये जो बात आज़ाद भाई ने बाकी है ना कि फास्ट ट्रैक पे जो ये गटर के ढक्कन लगाए, मतलब गटर ही बनाए ना उसके ऊपर ढक्कन है, तो फास्ट ट्रैक पे क्या दुनिया में फास्ट ट्रैक का मतलब क्या है भाई, बार-बार फास्ट ट्रैक स्मूथ होगा, फास्ट ट्रैक पे गटर की नाली, गटर का ढक्कन, ओ भाई, और नई सड़कें हैं जो बनी है जिनमें ये हाल है। अशरफ खान साहब, मैं इसके लिए कहता हूँ, मैं बार बार इदारों की बात करता हूँ कि मेरी बीट ऐसी क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, खाई में गिर जाऊँ, कहाँ जाऊँ। बात यह है महकमा बल्दियात हाउसिंग व टाउन प्लानिंग, तो प्लानिंग तो ये कहते हैं मुकामी इदारा सईद गनी साहब, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का वजीर है और उसका हल्का है, उसके हल्के में सईद गनी से मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूँ कि भाई वहाँ पर आप अपने हल्के में जाकर देखें, कसम खुदा की सड़कों के बीच में गटर बने हुए, ढकने खुले हुए। अरे वो तो फार्चून में गुजरता, फार्चून तो ढकना उसका असर नहीं करती है, लेकिन मैं मैदान में जाता हूँ, मेरी गाड़ी तो घुस जाएगी उसके अंदर गटर के अंदर, और पानी में लेकिन सूरत ये है कि हमारा जो महकमा हाउसिंग टाउन प्लानिंग क्या कर रहा है, ये बिल्डिंग जब बनती है ना, इस बिल्डिंग बनने से पहले
बाकायदगी से हाउसिंग व टाउन प्लानिंग महकमा से एनओसी लेनी होती है। बिल्डिंग बननी इतने माड़ पर मुश्तमिल होगी। इसके नीचे इसके साथ सड़क है, सीवरेज है, पानी है, तमाम तरह जरूरत को देखकर इस बिल्डिंग को मास्टर प्लान कहते हैं। पूरा मास्टर प्लान देना होता है कि सीवरेज की लाइन कहाँ होगी, पानी की लाइन मास्टर प्लान। अच्छा मुझे बता, अभी आपने मास्टर प्लान अथॉरिटी भी है। हाँ, ये इदारा भी, मास्टर प्लान अथॉरिटी भी है, ये इदारा है। वो क्या करता है? वो क्या करता है? ये करता है जो गटर खुले हुए ढकने खुले, ये कर कहाँ कोई इदारा करने को तैयार नहीं। मजे की बात है, इस वक्त सैलाब की सूरत है ना, बारिशों की सूरत है। मजे की बात ये है कि इस वक्त सिंध हुकूमत खर्चा किस पे करती है? मशीनरी की मद में। अरे खुदा के बंदो, आप शहर में जाओ, खाकरू बेचारे झाड़ू से पानी मेन सड़क से निकाल के उस तरफ फेंक रहे। तो बाथरूम वाले नहीं जो होते हैं बर्तन होते हैं, वो इस्तेमाल करके पानी वहाँ मेन सड़क से निकाल के वहाँ फेंक रहे हैं। भाई मशीनरी आपकी कहाँ है जिसकी मदद में आप बिल अदा करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, दिखावा देते हैं? मशीनरी शहर में कहीं नहीं है। बेचारे खाकरू और छल से पानी निकाल के वहाँ फेंक रहे हैं। नहीं, उससे भी क्या फर्क पड़ा? मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कितना पानी फेंक लेते हैं। मुझे वाइपर लगा रहे होते हैं सड़क पे, दिखावा तो है ना, दिखावा तो है ना, हम काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज अभी आपने कौन से इदारे का नाम लिया? डेवलपमेंट प्लानिंग, मास्टर प्लान इससे पहले वाला टाउन प्लानिंग वाला महकमा है कि पूरा महकमा का नाम क्या है? बल्दियात, हाउसिंग, टाउन प्लानिंग व दही तरक्की। एक अब ये जो बल्दियात और हाउसिंग और दही तरक्की है, इसमें एक और हमारे पास खबर है। और भी आप इंतजामिया की बात कर रहे थे, यूसी काउंसिल्स की बात कर रहे थे, चेयरमैन की बात कर रहे थे। तो जो शाह फैसल, और ये शाह फैसल की एक तो स्टोरी रिपोर्ट हो गई नहीं, हमारे शहर भर में आंखों देखा हाल है। मलीर में मैंने पूरा देखा कि नाले के ऊपर जी कारोबार और क्या चल रहे हैं माशाल्लाह, बिरयानी के पकवान हाउस चल रहे हैं। नाला नीचे है, उन्होंने अपना वो पूरा वो कर लिया, उसको सीमेंट से बंद कर दिया ऊपर से, और उसके ऊपर पकवान सेंटर चल रहे हैं। यही हाल जो है वो शाह फैसल में है। चाय के होटल्स चल रहे हैं, बारबेक्यू के जो है वो पूरे स्टेशन चल रहे हैं। और उन्होंने क्या, ये तो कल शहरी ने वीडियो बना के भेजी, तो ये बात ही हर जगह ये हाल है। तो नालों की सफाई तो तब होगी जब वो खुले होंगे। मैं एक बताऊं, तजावुजात की तो भरमार है। फिर वही सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मुझे तो याद आ जाता है, हाई कोर्ट के नोटिस याद आ जाते हैं, बिलबोर्ड हटाने पे नोटिस, तजावुजात हटाने पे नोटिस, मेयर कराची के जो है ना वो बातें कि तजावुजात का खात्मा। क्या हुआ? नालों की सफाई। भाई आज़ाद भाई भी बैठे, इनको भी सब पता है कि केएमसी की जितनी मार्केट है ना, आपने भी कवर किया हुआ है। ये जो हम एमएच जिन्ना रोड पे जाते हैं, केएमसी की जितनी भी मार्केट्स हैं, आज जो बादशाह है उनके नाम, अकबर मार्केट, जो शाह आलम मार्केट, ये सारे बादशाहों के नाम पे हैं। और ये बहुत हमारे सीनियर, उन्होंने पूरी डिटेल अब ये सारे जो बादशाहों के नाम पे हैं, और इसके ऊपर जो उसके नीचे से नाले जा रहे हैं उसके ऊपर मार्केट्स बना दिए केएमसी। महकमा बल्दियात जो सेक्रेटरी है वो नाले के ऊपर है। ठीक है, अब मसला ये है कि नाले के ऊपर आपने बना तो दी, अब उसकी सफाई करनी है। सफाई कैसे होगी? क्योंकि आपने बिल्डिंग बना के उसका जो चौक कर दिया सारा एरिया, अब वो रिपेयर करने के लिए या मेंटेनेंस करने के लिए जाएंगे तो पैसे चाहिए, पैसे हैं नहीं। अब इस वक्त जो सिचुएशन है, कंसर्न्स अगर हम देखें, अभी जो करंट सिचुएशन, हम इससे कैसे निकलें? इससे निकलने के लिए यह है कि सिर्फ एक मैसेज, कुछ और हो नहीं सकता है। क्या कराची की आवाम, क्योंकि 2 करोड़ की आबादी है मरदमशुमारी के हिसाब से, वैसे कहते हैं कि 3 करोड़ है जो आपके तमाम माहिरीन कहते हैं। तो लोगों से गुजारिश है हमारे इस सिटी न्यूज़ नेटवर्क से कि आप घरों में रहें, अगर छुट्टी है घर में मनाएं, यानी कि कोई हादसा ना हो उससे बचने के लिए, क्योंकि और कोई हल नहीं है। आप किसी के ये कहेंगे कि भाई ये ठीक हो जाएगा, या ये अगर आप बरसात ख़त्म हो जाएगी, एग्जाम्पल जैसे कहा रहा है संडे से ये नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, तो आप क्या समझती हैं हम अगले 15 दिन बाद भी बैठेंगे? या आपको ये सब सही लग रहा है कि बरसात में जो मरम्मती करने की जो बातें हो रही हैं हम कर देंगे? कल सीएम साहब ने दौरा किया मेयर कराची के साथ, आप क्या समझ रही कि 1 महीने में हो जाएगा? ये जो हालत हुई है इस शहर की, जो हालत हुई, भाई सही होना होता अशरफ भाई। तो इससे पहले जो ये बातें कर रहे थे, तजावुजात का खात्मा, नालों की सफाई का मसला, ये सब कुछ 2 महीने पहले से पता था कि स्पेल्स आएंगे, बारिश होगी, मानसून का सीजन आएगा, हैवी स्पेल होगा, इस दफा सब कुछ प्रिडिक्टेड था। लेकिन क्या सफाई हुई? हमने खुद भी देखा कि कोई मशीनरी, फिर वही वाली बात आज़ाद भाई जो बात कह रहे हैं कि मशीनरी तो नजर आई नहीं, कि कौन सी मशीनरी से नालों की सफाई की आपने। वक्फे के बाद हाजिर होंगे। तो वक्फे ने मार दिया। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। जनाब हम बात करेंगे, सिंध फूड ने जाली दूध पर एक्शन लिया है और डेयरी एंड कैटल फार्मर्स ने मुतालबा किया है कि जो सिंध फूड है उसने मलीर भैंस कॉलोनी में जाली दूध का जो है वो कारखाना पकड़ा है, और उसको पकड़ने के बाद कहा गया है कि उसको सील किया जाएगा, सख्त एक्शन लिया जाएगा। जाली दूध जो है वो वहाँ पर बनाया जा रहा था, ये डब्बों वाला दूध था जिसमें वो बनाया जाता है, खुला दूध है, नहीं खुला दूध, यानी केमिकल मिला रहे थे उसमें। ये है कि पानी में पूरा उन्होंने बना के दिखाया, पूरी वीडियो है कि पानी डाला है ड्रम बड़े से तसले में, और उसमें पानी डालने के बाद केमिकल डाला है। और हम शायद जो चीज़ें बताई है ना,
मतलब कि शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो इस घिनौने कारोबार में बच्चे बुजुर्ग सब पीते हैं। अब पानी में उसने केमिकल डाला जिसके अंदर जो हम काफूर, चूहे और कीड़े मारने के लिए ठीक है। गोलियां अब डालते हैं हम इसके लोग। बाद क्योंकि और उसके जो क्रीम बनाने के लिए ऐसे मैनाफाइल और बहुत सारी जो केमिकल है जो मुज़र सेहत है, यानी अगर आप डायरेक्ट वो केमिकल किसी को ये मुझे खिला दें तो मैं आपको यहाँ जिंदा नजर नहीं आऊँगा। अब उसमें पानी डाल के उसके बाद पूरा उसको जो प्रोसेस किया, ड्रम बनाया हुआ है प्लास्टिक का आज़ाद भाई, उसके अंदर मशीन लगाई हुई है और उसको इतना घुमाते हैं कि उसके झाग भी आ जाता है और प्योर दूध बना के। और ये कहाँ बिक रहा है? ये जो इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम हो, हम हैरान हैं कि हमारे जो भैंस कॉलोनी है पूरी और जो डेयरी फार्मर्स के शाकिर उमर गुज्जर ने ये मुतालबा किया कि इस पर एक्शन होना चाहिए। और जो लोग मिले हुए हैं उन्होंने कहा ये दूध कहीं तो बिक रहा था ना, दूध जाता है ली मार्केट में। उन्होंने बड़ा मुतालबा किया कि ली मार्केट में जो सस्ता दूध बिक रहा है, आपने मार्केट में बताऊं कि 220 रुपए का दूध जो है 170 रुपए का भी बिक रहा है। अच्छा। और मैंने वही पूछा कि कैसे बिक रहा है उनसे, मैंने पूछा कि भाई वो कैसे उसके पास कॉस्टिंग आ रही, कहना ये जाली दूध जो उसमें सारा कुछ मिला के दे रहे हैं। आप सोचें कि सिंध फूड अथॉरिटी ने खुफिया इत्तला पे जाके छापा मारा है। छापा मारने के बाद जो उसके असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर की टीम खुद गई है और वहाँ उन्होंने वो जो लोग थे वो वहाँ से निकल गए और जो वहाँ काम कर रहे थे उनके खिलाफ मुकदमा हो गया। अब हम हाथों से मिला रहा है इसमें, ये देख रहे हैं। अल्लाह तौबा। अब भाई ये पानी था, इसमें केमिकल डाल रहा है, ये डायरेक्टर हैं वो बता रहे हैं बताओ कैसे होता है। वो सारी चीजें मिला दो, क्रीम और ये सारा डालने के लिए वो भी, और मुझे सेहत चीजें हैं ये। उसने कहा तुम पियो, उन्होंने कहा तुम पियो, वीडियो में नहीं पी रहा है वो। क्यों नहीं पी रहा भाई, आप पियो ना। और जो बना रहा है ना उसको ये, अब आप सोचे 750 किलोग्राम ये मुझे सेहत केमिकल था, और सप्लाई हो इससे रहा है 9000 लीटर दूध बनाया जाना था। 480 लीटर था, उन्होंने वो फिर जाया किया, तल्फ किया है। अब 9000 लीटर ये दूध ली मार्केट में आके 170 रुपए का बिक रहा है। गरीब लोग ली मार्केट में, आप या मैं तो नहीं जा रहे, कौन जाता है आजाद भाई? यार बच्चों की सेहत के साथ किस तरह से खेल रहे हैं आजाद भाई। सबसे ज्यादा चले बड़े बुजुर्ग कोई ना कोई इम्यूनिटी, ये बच्चे जो दूध पी रहे होंगे उनका क्या आप कबाड़ कर रहे हैं? उनका बुनियादी ख़त्म कर रहे हैं ना। मसला ये है कि मैं फिर उसी बात पे आता हूँ, सिंध फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई की है, मैं इस इदारे की बात करूँगा क्योंकि हमारे पास सिंध फूड अथॉरिटी जो है इसके पास कानून कोई है नहीं, कानून साहब तक हुई नहीं है। अथॉरिटी बना दी है लेकिन इसका कानून बनाया नहीं है। हमारी अथॉरिटी जो सिंध फूड अथॉरिटी अशरफ खान साहब, ये पंजाब का जो कानून है वो इस्तेमाल कर रही है जी। दूसरे सूबे कानून उसको फॉलो कर रही है, लेकिन हमारे पास सजा और जजा का अमल नहीं है। कार्रवाई करती है, चालान काटती है, चालान काट के बैंक के पिला किसी अफसर को पैसे दे के चालान वापस करे, कोई उसकी कानूनी हैसियत नहीं है। हमारे पास अथॉरिटी इदारा बनाया है लेकिन इदारे को कानूनी हैसियत ताहाल नहीं दी गई है। अच्छा, दूसरी बात, ये दूध का बन रहा था भैंस कॉलोनी। भैंस कॉलोनी लगता है मलिर जिले में। मलिर जिले की इंतजामिया कहाँ थी, वहाँ की पुलिस कहाँ थी, वहाँ का मुख्तार कर कहाँ था, वहाँ का असिस्टेंट कमिश्नर कहाँ था, वहाँ का डीसी इरफान सलाम साहब जो है हमारे दोस्त हैं वो कहाँ थे। इस पूरी इंतजामिया के साए तले सब कुछ हो रहा था। वहाँ की इंतजामिया खामोशी, फूड अथॉरिटी ने जाकर खुफिया इतला पर वहाँ पर कार्रवाई की है। कार्रवाई करने के बाद इंकशाफ किया कि इस तरह हो रहा है। ये एक भैंस कॉलोनी की बात नहीं, ये पूरे कराची की बात है, पूरे सूबे की बात है, पूरे सूबे में इस तरह हो रहा है आजकल। अच्छा, मज़े की बात है, मैं आपको बताऊँ, हम आजकल बड़ी ये खासतौर पर होटलें जो है इनकी चाय शौक से पीते हैं। कोटा होटल चले जाएँ, वहाँ चले जाएँ, वहाँ चले जाएँ। वहाँ के जो मक्की ने जी बिल्डिंग में रहते हैं या वहाँ के इलाके मक्की ने, वो कहते हैं इन होटलों पर कभी भी हमने दूध आते हुए देखा नहीं, ड्रम उतरते हुए। ये चाय कैसे बनती है? अच्छा, कौन सा हम होटलों पर जाते हैं वहाँ कभी हमने दूध की गाड़ी आए, ड्रम उतरे, चाय बनती हुई देखी, हमने कभी किसी होटल में ड्रम उतरते हुए नहीं देखे। अब देहात में जाए, होटलों पर बच्चे जो है किसी बाल्टी में दूध लेकर देखा चाय बनती है, हम देखते हैं वाकई होता है। लेकिन कराची शहर में इतने बड़े होटल्स हैं, कोयटा होटल, न्यू कोयटा, चमन, जमजम, पता नहीं क्या क्या नाम, अच्छे नाम है, न्यू कोयटा, पुराना कोयटा, ओल्ड कोयटा, XYZ सब कुछ है हर बात। लेकिन वहाँ पर मैंने कभी नहीं देखा किसी होटल के सामने ड्रम के दूध उतरते हों। होटल वाले जाकर रखी, एक बड़ा देगचा रखा हुआ है, उससे पता नहीं क्या दूध खुद ही पैदावार होती है। अच्छा, सुबह से लेकर शाम तक वो देखते बाहर ही रहता है ना, उसमें रिफिल हो रहा होता है ना कुछ, वो तो दूध होता है, पकता रहता है। दूध की चाय कहाँ से बन रही है? कड़कपत्ती, दूधपत्ती चाय, कुछ समझ नहीं। ये इंतजामिया कार्रवाई तो खुलेआम आया था ना कि कुछ मिला रहे हैं, जो बार बार आप एडिक्शन भी आपको उस चाय की हो जाती है, बाहर की जो चाय है उसकी आपको एडिक्शन भी हो जाती है और आप बार बार उसी होटल पे जाके चाय पीते हैं। तो ये भी तो एक रिपोर्ट आई थी पिछले दिनों कि उसमें भी कुछ ऐसा मिला देते हैं। अब वो नशा है वल्ला आलम, कोई केमिकल है क्या है, लेकिन ऐसा कुछ आया था। मेरा छोटा भाई है, वो चाय का बड़ा मवाली है, गाँव में चाय ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अच्छा, वो यहाँ कराची चाय पीने के लिए हर बार पहुँच जाता है, 3 दिन यहाँ रुकता, 3 दिन कम से कम 60-70 कप पीता चाय के।
इतने चाय के मौली। मैंने कहा भाई केमिकल है, बोले कुछ भी चाय अच्छी बनती है। मैंने कहा आपने देखा इसके बाद ड्रम दूध का उतरता हुआ, तुम जाके होटल में रुक जाओ, वो रात को 12-1 बजे की चाय पीता है। मैंने कहा भाई ये न क्या करे, ये क्या चीज़ है, समझ से काम सही नहीं। बात है, बिल्कुल लेकिन ऐसे। हर शहर ये सवाल करता है भाई इन होटल वालों के पास दूध नहीं पहुंचता, चाय कड़कपति बन जाती है, कहाँ से बनती है? क्या 7 अजला के इंतजाम में खामोश, 7 अजला में 7 डिप्टी कमिश्नर है, 7 अजला में का एक कप्तान है, असद नकवी साहब कमिश्नर कराची हैं, 7 अजला में फूड अथॉरिटी है, 7 जो है प्राइस कंट्रोल जो है महकमा है, कई ऐसे इदारे हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर देखा हुआ ये कुछ नजर नहीं आ रहा। ये माफियाज जो है, माफियाज ये नस्लों की दुश्मन बन चुकी नहीं, है। अभी सवाल ये भी है ना, जैसे आपने कहा कि इदारे के पास इख्तियार ही नहीं। अभी आपने दूध का पूरा पकड़ लिया, देखें किस कदर गंदे डब्बे क्या कर रहे हैं, पता नहीं, समझ से बाहर है। मेरी उनको शर्म नहीं क्या आती क्या है, मिला आप के सोचें मिला रहे हैं कि वो बच्चे मतलब छोटे आप देखें तो गरीबों के गुस्सा आ रहा है बच्चे मुझे। हमारे ही बच्चे हैं भाई, और वो अगर सस्ता दूध लेके पिला रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं उनको? अगर आप फुटेज देखें, मतलब वो हाथ से गंदगी, जो दुनिया की गंदगी है ना, आप देखें, जगह देखें, वो ड्रम और आप देखें, और वो पता नहीं किस तरह के डंडे से उसको हिला रहा है वो। उनको कोई फर्क कोई नहीं पड़ता हाइजीन है। मेंटेन- इंसान हाइजीन क्या दुश्मन है, मेंटेन इनके करेगा, क्या खिलाफ मतलब? इतनी सख्त एक्शन होना चाहिए। और जैसे ये कह रही जगह है के- अथॉरिटी के इख्तियार, अब क्या करेंगे, क्या है कानून इसका? नहीं ये बनाया, अभी तक थोड़ी कानून देर नहीं में बनाया। सील होगी, फिर दोबारा से फैक्ट्री में खुल के वही तो यही ये सब बोल कुछ रहे हैं, हो शाकिर रहा होगा, उमर का बिक रहा हमारे होगा। पास शॉर्ट हो, ये चलाएं। आप मैसेज सुने उनका, वो क्या कह रहे हैं कि भाई आपने कार्रवाई की जबरदस्त हमारे अब आगे लिए, क्या है? और ये कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर क्या करें कि इसको सील करें, इनके पीछे जो लोग हैं उनको सामने लाएं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम आपको बताते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। वहाँ पे जो आरती बैठे हुए हैं और जो ली मार्केट में ये बेच रहे, पूरा अगर हमारे पास शॉर्ट पड़ा हुआ है उनका, और ग्रुप में भी है, अगर हमारी टीम उठा ले, आप शाकिर उमर गुज्जर जो है सदर, मैं उनके पीछे पड़ा हुआ था, FIR दें, FIR दें, क्योंकि मैंने कहा जब अगर FIR काटी है, पुलिस गई होगी, आप यकीन करें किसकी FIR कटी पता है? ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं ना इस फुटेज में, लो, ये जो मुलाजमीन, मालिक का है। उनको तो वैसे ही बल्ली का बकरा देखिए, बनाने में टाइम नहीं इस लगेगा। पे CM वज़ीर-ए-आज़म मुराद अली शाह को नोटिस लेना चाहिए, सूबाई वजीर दाखिला को नोटिस लेना चाहिए, वजीर इंडस्ट्रीज को नोटिस लेना चाहिए, तमाम वजारतों को एक पेज पे खड़े हो जाना चाहिए और इनको जो है जमीन बोझ कर देना चाहिए। ये मेरा नहीं, आवाम और सबका, हमारा भी मुतालबा है। आप जानों से खेल रहे हैं यार। मतलब आप, और ये लोग दफ्तर में बैठे हुए, आजाद भाई से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि ये सेक्रेटेरिएट करते हैं, डायरेक्ट इनकी है कि ये वाला जो मामला है ना, इनको हम नहीं तो छोड़ेंगे। भाई मुजम्मिल हालेपुर साहब अथॉरिटी के DG हैं, वो अपने आप को दावा करते हुए ईमानदार अफसर हूँ, उसने बड़ी उखाड़ पछाड़ की है, लेकिन मैं मुजम्मिल साहब से के वास्ते पहले अपना जो इदारा, जो आप जिस इदारे के सरबराह हैं, उसका कानून तो बना दो, तक कानून, उस कानून के तहत सजा और जजा का अमल तो हो। जब तक सजा और जजा नहीं होगी तो इदारा कैसे काम वो करेगा? तो है, लेकिन अभी जो मुकदमा दर्ज हुआ है, जो आप मुलाजमीन, उनका क्या भाई, वो तो चलो आपने पकड़ लिया, लेकिन जो उसके पीछे मालिक है जो ये कर रहा है, माफिया आप यकीन करें पूरा एक माफिया है जो ये भैंस कॉलोनी में। आप एक एग्जाम्पल दूं आपको, कराची की 2 करोड़ की आबादी है, हम देते हैं 2 करोड़ में सिर्फ 1 करोड़ लोग दूध पीते हैं, ठीक है। अब 1 करोड़ 1 गिलास दूध पीते हैं तो 250 ml बना, आप सोचें तकरीबन 55 लाख लीटर बनता है, 55 लाख लीटर, उसमें से अगर ये 1 लाख लीटर भी ये जाली दूध जा रहा है तो आप सोचें कितनी जानें जाया हो सकती हैं। तो कह रही ये हूँ, बहुत बड़ा कंसर्न है मजाक आप कर रहे हो यार बच्चों की सेहत के साथ। और इनके खिलाफ तो ऐसा होना चाहिए कि मेरे हिसाब से तो इनको तो फांसी की सजा आप होनी चाहिए। निशाने इबरत बनाएं आप, ताकि अगले बंदे का जो है ना, वो अभी देखें ना, अब इस पे क्या आएगा। अगर आप इसको फॉलो अप करेंगे तो देखिएगा कि इसका आउटकम क्या होगा। मैं तो इसकी फॉलो FIR तक मैंने ले ली, कल मैंने इनकी शाकिर उमर गुजर से लिया, अब मैं DG के पास जाना है क्योंकि बरसात हो रही है, वो भी उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, और मैंने आज भी रिक्वेस्ट की है कि मुझे मिलना है और मुझे इनके जो असल बंदा है उसका मुकदमा कराना है। मैंने कहा ये जो वीडियो देखी है ये इतनी बड़ी कंसर्न है इस कराची शहर के लिए। आप सोचें कि वो कह रहे हैं कि ये जो बना रहे हैं ऐसे कई लोग हैं, बताएं, और कई लोग हैं, 7 जिला हैं, अब हर जगह दूध बन रहा होगा और ये तो पाउडर तो पहुंच जाएगा, पानी डालो, दूध बनाओ, बेचो। बिल्कुल और इनको ऐसे शर्म ही नहीं। आवाम के साथ बिल्कुल बिल्कुल घिनौना जो है ये काम है जो कि हो रहा है, और इन कार्रवाइयों के ऊपर वाकई बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन होने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अशरफ भाई कि इसमें तमाम इदारों को इन्वॉल्व होना चाहिए। सिर्फ आप ये ना सोचें कि सिंध फूड अथॉरिटी या जो ना पुलिस कार्रवाई कर लेगी और हो गई, लेकिन इसमें वाकई मेयर साहब को भी सीरियस एक्शन लेना होगा, और जो है वो वज़ीर आला सिंध को भी जो है ना इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है ये शहर भर में सूरत हाल। इस महकमे के वजीर भी जाम खान शोर साहब, वो अपने दफ्तर में नहीं बैठते हैं, अपने कैंप ऑफिस काम कर रखा है, वहाँ पर बैठते हैं, वहाँ से बैठ के हर तरह कैंप ऑफिस होते हैं। अरे अपने कैंप ऑफिस से ही कुछ कर लेना, करें तो सही, बहरहाल कोई एक्शन तो लें। इतने मंजर आम पर आ गई, फुटेज आ गई, जिसको देख देख के तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, लेकिन उनके कान पर जू नहीं रेंगती। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। खबरें बहुत ही यकीनन अफसोसनाक हैं आज हमारे पास, क्योंकि बात यह है कि एक और ख़बर आप लोगों ने कल सबने देखा ही होगा कि जौहर चौरंगी में एक मार्ट का इफ्तिताह हुआ है,
और इंतज़ामिया जो थी वो बड़ा उन्होंने चर्चा किया हुआ था 2 दिन पहले से ना। मैं उसकी कैंपेन देख रही थी कि जी ऐसा होगा, सस्ता, और पता नहीं कोई ड्रीम मार्ट, डॉलर मार्ट, क्या नाम था, ड्रीम मार्ट आई थिंक, ड्रीम मार्ट। हाँ, तो वो सस्ता उन्होंने स्टोर बनाया था कि बेसिकली आवाम को जो है वो 100, 50, 200, 300 रुपये में भी आपको शर्ट और बच्चों के कपड़े और इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। लोगों ने उस पर धावा बोल दिया। ये फुटेज देखी, मैंने कहा लोग होंगे, चलो लोग होंगे, ये क्या है, कोई जलसा हो रहा था वहाँ पे, क्या हो गया, तो इतनी बड़ी तादाद क्यों? अच्छा, एक और इसमें जो तशवीशनाक बात थी कि चले भाई बहुत लोग देखने आ गए, सस्ता लूटने आ गए, डंडे लेके क्यों आए थे? एक तो ये मिजाज, दूसरी तरफ ये इसको भी रिलेट करिएगा। और फिर उसके बाद ही उसी वक्त मैंने एक और खबर देखी शहर में, एंजेलिना जो हमारी एक्टर हैं, उनकी गाड़ी जो है वो क्लिफ्टन, एंजेलिन मलिक, उनकी गाड़ी गुजर रही थी और जी क्लिफ्टन में किसी रोड से गुजर रही थी, तो टायर बर्स्ट हुआ तो वो गाड़ी जो है वो रास्ते में ख़राब हो गई। और ये हाल हुआ आवाम के साथ कि लोगों ने वो गाड़ी वहाँ पे रोक ली, वल्ला आलम किसी को हिट किया, क्या हुआ, लेकिन बहरहाल कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ। और वो गाड़ी में बैठकर वो बंदी कहती रही है कि मेरा मोबाइल फ़ोन आप दे दें मुझे, गाड़ी से मैं लोग कह रहे हैं आप गाड़ी से उतर जाएं, आप गाड़ी से उतर जाएं, आप गाड़ी से उतर जाएं। वो कहती है भाई मैं रिस्पॉन्ड करूंगी, मैं पुलिस को भी बुलाऊंगी, आप सब बुलाऊंगी, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। लेकिन लोग बज़िद हैं कि उसको हरास कर रहे हैं और उतारने के चक्कर में कि वो किसी तरह गाड़ी से उतर जाए। मुझे ये कौम का मिजाज है जो हमारे शहर, किस तरह इतना बड़ा हुजूम वहाँ पे सड़क पे जमा है, और अगर एक औरत गाड़ी में मौजूद है तो आप किस तरह उसको उतारने के लिए, उसका मोबाइल फ़ोन आपने छीन लिया, आप उसे उतारने के लिए घसीटने पे जो है ना वो तुले हुए हैं कि कोई ना कोई। औरतें हैं साथ में, औरतें भी आ गई हैं, आप उतरो, आप उतरो। ये शहर डंडे लेके आप मार्ट के सतह में पहुंच गए, क्या मतलब आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप कौन लोग, आप कौम हो, आप क्या हुजूम हो, या उससे भी बदतर हो, आप गधे घोड़े जानवर से भी बदतर हो, जो कानून है ही नहीं, जो आपको समझ ही नहीं है, जो सिविक सेंस नहीं है। आज़ाद भाई मैं तो हैरान हो गई कल ये देख के। ये चीज़ें मैं खुद भुगत चुका हूँ। ये तो मेरे कौम नहीं, बेगैरत लोग हैं जो कर रहे हैं ना, मैं इसको बेगैरत ही करा दूँगा, क्योंकि हमारा शहर जो है इसमें कई ऐसे अनासर हैं जो तमाशबीन हैं। अगर गलती आपकी ना हो, गलती किसी और की हो, आप पर हावी हो जाए, सब लोग आप पर हमला करना शुरू कर देंगे। ये कहीं भी नहीं होता है, यहाँ होता है, इस शहर में होता है, कहीं दुनिया में कहीं नहीं। उस ये चर्चा जो नहीं है यहाँ पर है। खुदा न खास्ता है कोई मोटरसाइकिल वाला किसी गाड़ी वाले को ठोक दे, लेकिन कहीं कसूरदार कौन है? गाड़ी वाला है। वो कहता भाई इसे मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचा, बोला तू होता कौन है? उसको मारना शुरू कर देते हैं। कानून हाथ में मत लो ना, पुलिस को बुलाओ, इदारों को बुलाओ, खड़े होकर देखो ना तमाशा। पुलिस आती है, वो जान छोड़ो, मामला खत्म करो। अगर कोई एफआईआर काटो, बोले एफआईआर मतलब यहाँ पर ये है। मैं कहता हूँ हम कराची के शहरी इतने बेवकूफ़ हैं, जहाँ भी जुर्म हो ना हम पुलिस को भी इसका एफआईआर काटो। एफआईआर काटना मतलब पुलिस के खिलाफ चार्जशीट पेश करना, ये पुलिस की गलती होती है। हम कहते हैं रिपोर्ट कर दो, आप देख लेंगे, फिर कल मेरी बाइक मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, मेरी मोबाइल मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी। मामला ये है कि हम कानून को खुद फॉलो करें। कानून बड़ा अहम नुकता है, अहम चीज़ है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते। लेकिन जो कल इस तरह ये वाक़ा हुआ है, क्या वहाँ पर पुलिस नहीं थी? का वहाँ पर इंतजामिया नहीं थी? आने का इंतजार तो करो, आप कौन हो रहे हो सेल्फ जजमेंट करने वाले? उसके बाद में क्या कार्रवाई हुई उनके खिलाफ जिन्होंने तमाशा बर्पा किया, उस खातून को हरासा? ये तो हरासमेंट का केस है। हरासमेंट है, बाकायदा हरासमेंट है। अब आप उतरने का, अगर मैं कहती हूँ मार भी दिया, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, आप कह रहे हो मेजर एक्सीडेंट नहीं था, क्योंकि मैंने उसको बाद में थोड़ा फॉलो किया, तो मेजर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, टायर बर्स्ट हुआ तो शायद वल्ला आलम किसी को हिट कर गई, गाड़ी टक्कर मार गई, क्या वो हर जाना बढ़ने को भी तैयार थी। उसने कहा पुलिस को मुझे बुलाने तो दो किसी को, अगर मेरी भी गाड़ी लगेगी तो मैं अपने घर से किसी को बुलाऊंगी ना, मैं हस्बैंड को कॉल करूंगी, फादर को कॉल करूंगी, किसी को कॉल करके बुलाऊंगी। आप तो इतनी मोहलत ही नहीं दे रहे, आप तो मुझे वहीं पे कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। देखें अभी ये देखें जो माहौल है ना रमशा, सिर्फ इसकी वजूहत क्या हैं कि जो हमारे यहाँ जो पैनिक सिचुएशन इसलिए हुई है कि जो मौजूदा हालात हैं इस मुल्क के, हर कोई परेशान है और थोड़ी सी चीज़ को लेके वो इतना बड़ा कर दे कि मैं यहाँ पे बस मैं ही फैसला करूँगा। ये सोशल मीडिया, मैं बताऊँ, मैं बिल्कुल लोग बहुत वो करते हैं सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आती हैं ना, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि कोई चीज़ भी हो पहले तस्दीक करो फिर आगे बढ़ाओ। हम कोई चीज़ भी आए आधी बात हम बढ़ाते हैं, उसके ऊपर सब पूरा जो सोशल मीडिया पे सब उस पर शुरू हो जाते हैं। अब ये वाला जो मामला है ना आपको पता है ना मुझे पता है ना वो जो लोग आए उनको पता होगा। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी का टायर बस्ट हो गया और गाड़ी लेफ्ट या राइट गई, कोई बंदा हिट हुआ तो कोई वजह, मैं जानबूझ के तो किसी को, मैं पागल तो नहीं हूँ कि मैं जाके किसी को मार दूँ। अब कोई हादसा है ये, और मेरा लाइसेंस देख लो भाई, आप थाने ले जाओ आप। अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, टायर बस्ट हुआ, गाड़ी ने इधर हिट किया, बाइक वाला गिर गया, आप क्या भाई गाड़ी पे ये और मोटरसाइकिल गरीब आदमी को मार दिया। वो गरीब आदमी को देखें आप, शहर फैसले मैं जाता हूँ, जगह नहीं है, बीच में घुसेगा,
बिल्कुल बीच में मोटरसाइकिल लेके कि बिल्कुल जाके आग बुझाने जानी है। अब ये पैनिक है, को साइड देते हुए भी जाते हैं अब यहाँ गाड़ी। अब अभी जो बरसात हो रही है मैं बहुत कंट्रोल में चलाता हूँ मैं, मतलब कि ये है कि जैसे बारिश हो रही है, गड़े नहीं पता है तो मैंने कहा कि कोई पीछे से हिट ना कर जाए, तो बहुत कंट्रोल में चलाता हूँ। उसके बावजूद अब गड़ा आया तो मैं स्लो लेके जाऊंगा, अब वो गाड़ी पीछे से बाइक आके बम्पर में घुस गया। वो मैंने बोला क्या हो गया भाई, कह रहा गाड़ी क्यों रोकी। अब मैंने मुझे ना इसका ह्यूमन बिहेवियर पे बड़े मसाइल हैं। देखें ट्रैफिक इश्यूज, बाइक राइडर्स के इश्यूज, ये सारे, और हमारे मिजाजों की वजह से हमारे behavior। और ये मार्ट में क्या हुआ, डंडे लेके लोग क्यों पहुंच रहे हैं मार्ट में, डंडों का क्या काम था। और इतना बड़ी तादाद में, मतलब कोई जलसा था कि चले आपने वहां पे बदमजगी हो गई तो आपने जी पूरा स्टोर लूट लिया, स्टोर लूट गए, गिरा गए, पता नहीं क्या तहस नहस कर गए। और ये रश देख के मैं हैरान हूं कि भाई तुम कौन लोग हो, कहां से आए हो इतनी बड़ी तादाद में, क्या देखने पे आतिफ असलम आया हुआ है जिसका कॉन्सर्ट देखने तुम आए थे, क्या था ये? बेसिकली एक दिन के लिए नहीं खुला था, उसने स्टार्टअप था, उसके बाद ये कंटिन्यू देना था इसको, और एक अच्छी सर्विस के लिए उसने एक सोशल मीडिया पे इसने वायरल हुई इसकी चीज कि आप यकीन करें आ जाएंगे 50 रुपए से, और ये हर कोई पहुंच गया और कहने आज ही सब लूट लेंगे। भाई अगर कोई मार्केट है, रश है, आप चले जाओ, आगे आ जाना अगले दिन। हमारे यहाँ क्या फाइनल आज ही लेना है। अब आप रश देखे, मुझे नहीं समझ में आशा भाई, मुझे आपकी भी बात समझ में नहीं, खरीदने नहीं आए थे, खरीदने जाएंगे तो डंडा लेके जाएंगे। आजाद भाई आप, मैं फिर उसी बात पर आऊँगा, इदारे पे मामला ये है कि मालिक की लापरवाही है, जो ओनर था, और इंतजामी गफलत है। इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर जो मालकान है ये एनओसी लेते हैं महकमा प्राइसेस सप्लाई ब्यूरो से। मैं इतना माल खोल रहा हूँ, इसकी मुझे एनओसी चाहिए, बाकायदगी से इनके पास नोटिफिकेशन होता है, लेटर होता है। उसके बाद में मुकामी इंतजामी की जिम्मेदारी बनती है, जब ये इस तरह का इवेंट होता है वहाँ पर सिक्योरिटी फराहम करना डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी बनती है। ये है डिप्टी कमिश्नर, मेरे को लगता है ईस्ट शर्की जौहर थाना ईस्ट लगता है, उसकी जिम्मेदारी बनती थी। यहाँ पर कोई अफसर तैनात करता, वहाँ पर सिक्योरिटी होती, वहाँ पर मुख्तारकार होता, वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर होता, ताकि इस तरह के सूरत को निपटा। आजाद भाई बस होते, गवर्नर सिंध ने जाके इसका इफ्तिताह करना था, कामरान टेसौरी ने आना था, तो बगैर सिक्योरिटी तो नहीं आ रहे होंगे। वो तो ये धावा बोल दिया, ये इतना वहां पे तमाशा लग गया तो वो ये आई नहीं, वो सब कुछ पोस्टपोन हो गया। लेकिन जहाँ पे गवर्नर जा रहा हो तो वहां पे सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल होती है, मुझसे आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि शहर में ये जानबूझ के किया गया, ये प्लान हुआ, ये वायरल हो गया। देखे ना, कोई अच्छी चीज करने जा रहा था, एग्जैक्टली, तो हम तो कुछ होने नहीं दे रहे ना, सारे महकमे तो साइड में हो गए। अब वो चलो गवर्नर साहब खुद नहीं गए ना, गवर्नर साहब खुद नहीं गए, क्या गवर्नर साहब कहाँ जाते हैं इस में वो बेचारे? नहीं जाता नहीं, लेकिन कम से कम वो अगर उसको जाना था, इवेंट था, कम से कम उसकी जिम्मेदारी बनती थी वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर करता, ताकि ये इवेंट अच्छा होता और उसमें शहरियों के लिए कोई अच्छी खुशखबरी होती। लेकिन मैं उस कहते ढकनी चाहिए, ज़ाहिर नहीं करनी चाहिए, लेकिन गवर्नर साहब इंतजामी वफा के नुमाइंदे, सिंध के नुमाइंदे नहीं है। सिंध की नुमाइंदगी करते हैं वफा के अंदर, वफा के मामला सूबे के मामले हल करने के लिए होते हैं। लेकिन आजकल हमारे पास चल रही है सियासी जमात, वो अलग मामला है। लेकिन ये जो इवेंट था बिल्कुल अच्छा था, इसमें कोई अच्छा और शहरियों के लिए तो बड़ी खुशखबरी थी, लेकिन खुशखबरी को उन्होंने बुरी खबर में तब्दील कर दिया। ये शहरियों की जिम्मेदारी बनती है इस तरह के इवेंट का ख्याल। मुझे समझ नहीं आई कि एक चीज वायरल हो गई, लोग आना चाहते थे, देखना चाहते थे, तो इतनी बड़ी तादाद में ऐसा क्या हो। चले मैं कहूँ ना, लोगों ने आके उस स्टोर को भी लूट लिया, एक्सेप्टेबल। एक वक्त में जाहिल अवाम थी आके लूट, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? सवाल ये पैदा होता है भाई डंडे लेके तुम क्यों पहुंचे थे। मुझे तो ये बात अभी तक खत्म नहीं हो रही कि आप ऐसा क्या करना चाह रहे हैं, आप शहर में किस तरह से उसका इमेज जो है वो तबाह करना चाह रहे हैं, कारोबारी सिचुएशन को किस तरह सबोताज करना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्लानिंग है जिसके ऊपर सोचने की, समझने की और स्ट्रिक्ट एक्शंस होने की जरूरत है। बहरहाल बहुत ही तकलीफ होती है इस तरह की जब हम चीजें देख रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ खान साहब, आपने वक्त दिया, आजाद भाई आपने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जाते जाते हमारे पास एक बर्थडे है, पहले उनको विश करेंगे। मोहम्मद ज़यान की बर्थडे है, बहुत ही क्यूट से इनोसेंट से बॉय हैं हमारे, और उनको बहुत सारी बर्थडे की मुबारकबाद कि ज़यान खुश रहें और इसी तरह जो है वो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज हम बात करेंगे, जो हमारा मौजू है वो ये कि क्या जो है मोटापा वो रिश्तों में रुकावट की सबब है और इसमें तो क्या हटाई देना चाहिए। क्योंकि वाकई ऐसा है कि हमारे माशरे के अंदर अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि जो मोटी ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, जो किसी भी वजह से क्योंकि अभी PCOS का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, थायराइड का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारे खानों की वजह से हम देख रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हम देख रहे हैं, हमारी कामचोरियों की वजह से हम देख रहे हैं कि मोटापे में इजाफा नज़र आ रहा है। और फास्ट फूड का इंटेक जो है वो ख़ास तौर पर जो यंग बच्चियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा कर रही हैं, तो वो भी मोटापे का शिकार है। अब ये मोटापा किसी भी वजह से हो,
बहुत सारे लोगों के अंदर हेरिडिटरी होता है कि जी वो कितना भी वजन कम करना चाहें वो चबी की चबी ही रहती हैं। तो क्या ऐसी लड़कियां ब्याहने के काबिल नहीं हैं? क्योंकि हमने तो यही कंसिडर किया हुआ है जब हम रिश्ता देखने जा रहे हैं तो लड़की दुबली पतली हो, गोरी चिट्टी हो, उसकी जो है वो फिजिक को देखते हैं, उसको चलवा के देखते हैं, खाना पकाना आता है नहीं देखते, डिग्री देखते हैं, सब कुछ देख रहे हैं लड़की के अंदर। लेकिन क्या यही स्टैंडर्ड्स हमने मर्दों के लिए यानी लड़कों के लिए भी रखे हुए हैं? नहीं रखे हुए। और इसमें दीन क्या कहता है, माशरती पहलू क्या कह रहे हैं? क्या इस तरह की शादियां कामयाब होती हैं कि अगर हम दुबली पतली लड़की ब्याह कर ले जाते हैं और बाद में वो मोटी मुस्टंडी बन जाए तो क्या उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे? क्या हो रहा है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त फातिमा बिलाल खाकवी मौजूद हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आपने सुना ही सवाल बुनियादी तौर पे यही है कि मोटापे जो मोटी लड़की है उसको तो पहले ना रिश्ते वाली आए भी तो खातून भी आए तो पहले देखती हैं अच्छा ये लड़की है, तो आपका एक्सप्रेशन ही ऐसा होता है कि पता लग जाता है कि आपने शादी करनी ही नहीं है। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन सबसे पहले तो हम इसको दीनी लिहाज से देखेंगे कि हमें अल्लाह और उसके रसूल ने क्या हुक्म दिया है। ये जो मामला है ज़ाहिर सोशल, हम जिस माशरे में रहते हैं तो ये ट्रेंड चल गया और बहुत ये अच्छा मौजू है क्योंकि हमारी जो जो प्राइवेटीज़ हैं वो दीन से हट कर हो गई हैं। हमारी जो भी मामलात हैं अगर हम उसको दीनी लिहाज से हर चीज़ को फॉलो अप करते हैं तो हमारे मामलात ख़राब नहीं होते। ये भी उसी की एक कैटेगरी है जो आप बता रही हैं कि हम जब रिश्ता देखने के लिए जाते हैं और हमें किसी लड़की में कोई नुक्स नज़र आता है, चाहे वो मोटी हो, चाहे उसका रंग कम हो या कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर, तो उसको उस बुनियाद पे छोड़ दिया जाता है। अब हमें दीन क्या हुक्म देता है इसके मामले में कि जब तुम निकाह का पैगाम दो या जब तुम रिश्तेदारी किसी से बनाओ तो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें क्या हुक्म दिया है। तो हम अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की रोशनी में देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और मैं समझती हूँ कि हुक्म दिया है, यानी आप इस हदीस को बड़े गौर से सुने कि इसमें एक फरमाया और मतलब मशवरा दिया, एक मशवरे का पहलू आता है और दूसरा जो जुमला है उसमें क्या है कि हुक्म दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फरमाया कि जब कोई मोमिन किसी औरत से निकाह करे तो उसमें 4 खुसूसियात देखें। उसका सबसे पहले नसब देखें कि वो किस ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ है, फिर देखें कि उसका माल क्या है, वो कितनी मालदार है, और फिर तीसरा जो बोला कि हुस्न जमाल, यानी देख के आँखों को भी अच्छा लगे। अब हुस्न से ये मकसद नहीं कि वो बहुत हसीन और तरीन हो, मतलब एक बातनी हुस्न भी होता है ना जो चेहरे पे निखार लेकर आ जाता है। सही बात है। फिर उसके बाद जो है जो लास्ट बात कही कि उसकी जो लास्ट चीज़ है उसका दीन देखें। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो आखिरी जो हदीस का जुमला है बड़ा ही खूबसूरत है, फरमाते हैं कि जो अगर तुम देखते हो किसी औरत के अंदर ये खुसूसियत कि दीनदार औरत अगर तुम्हें मिलती है तो तुम उसको चुनो, तुम उसको चुनो। उन चारों सबसे पहले उसको प्रायोरिटाइज करो कि वो औरत जो है तुम्हारे लिए बेहतर साबित होगी। अब ये हुक्म आ गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का, जो कि कुरान में अगर हम देखते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है वमा यंतक़ु अनिल हवा, यानी कि मेरा महबूब खुद से कुछ नहीं कहता। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको हुक्म देता है तो वो अपनी ज़ुबान मुबारक से अदा करते हैं। अब रसूलुल्लाह का ये जो पैगाम है तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए कि ये एक ज़िंदगी का जो फ़ैसला है निकाह, चाहे वो लड़की के लिए हो चाहे लड़के के लिए हो, हमारा जो मेयार हो गया है वो ज़ाहिरी सारी हम चीज़ों को देखते हैं कि अगर लड़का है तो उसके बाद उसकी बहुत बेहतरीन जॉब हो, जबकि लड़के के लिए हुक्म है कि वो बहुत दीनदार हो और शरीफ हो, तो तुम अपनी लड़की को उसको दे दो। अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह और उसके रसूल का खौफ हो। इसमें कहीं ये चीज़ें नहीं है जो हम देख रहे हैं आजकल, जो हम देख रहे हैं जो ट्रेंड बन चुका है वो चीज़ें नहीं है। अब अगर लड़की का मामला आया तो उसको प्रायोरिटी किस चीज़ को दी? दीनदार औरत को, क्योंकि दीनदार औरत जो है वो एक नस्ल को आगे लेके चलती है। जो उम्मत मुस्लिमा का हमारा अलमिया है कि वो ये है कि हम दीनदार, अगर कोई लड़की होती है जारी बात है वो नकाब में होती है तो उसको हम प्रायोरिटीज़ आजकल नहीं देते। जो आजकल समझ लें जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया लिख लिया, बहुत ज़्यादा फैशनेबल है, तो उसको हम प्रायोरिटीज़ देते हैं। और फिर अगर बदकिस्मती से कोई लड़की मोटी हो जाती है, जैसे अगर वो उसकी काटी ऐसी है, वो जेनेटिक ऐसी है कि वो मोटी है, ठीक है, तो वो उसको भी मैंने ये बहुत ज़्यादा देखा है। बल्कि मेरे साथ एक बच्ची थी, नात खानी करती थी, और आप यकीन करें कि सीरत और सूरत के लिहाज से वो बहुत ही खूबसूरत, सीरत भी उसकी बहुत आला और सीरत भी बहुत आला, यानी हर लिहाज से वो बेहतरीन।
लेकिन आज तक उसका रिश्ता सिर्फ इस वजह से नहीं हो सका कि उसकी जेनेटिक जो है वो मोटी है और लंबी चौड़ी सी है, तो उसको जो रिश्ते वाला आता और वो देख के चला जाता कि नहीं, हालांकि उसकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है। मुल्क में, इस शहर में, इस मुल्क से बाहर जो रिश्ते तलाश कर रहे हैं, हाँ। उसमें क्या जो दीनदार घराने हैं जहाँ पर प्रायोरिटी लड़कियों के लिए भी ये रखी जाती है कि वो मोटी लड़की, काली लड़की इसको नहीं पसंद करेंगे, दीन को पहले देख लेंगे, क्योंकि जैसे आपने दीन से मिसाल दी, तो क्या दीनदार घराने खत्म हो गए? नहीं, दीनदार वो भी जब रिश्ते ढूंढ ही रहे हैं तो वो भी इसी तरह से ढूंढ रहे हैं, वो भी इसी तरह से ढूंढ रहे हैं। यानी दीन आपकी ज़बानों पर चढ़ा हुआ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दीन आपकी ज़बानों पर है, आपके दिल के अंदर नहीं है। अगर आपके दिल के अंदर होता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का फरमान है कि मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बहू, कि नफ्स को छोड़ दे और अल्लाह को पा ले। अब ये नफ्स की कैफियत हैं जो हमें उभारती हैं उस चीज़ के ऊपर कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। यानी हम परफेक्शन देखना चाहते हैं, हर चीज़ के अंदर हम परफेक्शन देखना चाहते हैं। हम उस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दे रहे जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। अगर हम उसको प्रायोरिटी देते हैं तो अगर हम देखते हैं कोई लड़की मोटी भी है, लेकिन अगर वो सीरत के एतबार से नेक है और वो उन मेयार पे पूरी उतरती है जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, यानी उसको फैशन करना भी आता है, दीन और दुनिया को बैलेंस लेके भी चलती है और घरदारी में भी अच्छी है, पढ़ी लिखी भी है, सिर्फ एक मोटापे की बुनियाद पे या एक समझ लें कोई इसके अंदर कोई भी खराबी है, उसकी बुनियाद पे उस लड़की को रिजेक्ट कर देना, एक तो हर्टनेस उसके अंदर आती है। और कई लड़कियां ऐसी हैं, सिर्फ ये माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है कि मोटी, जब आप किसी रिश्ते वाली से बात करें ना, तो लड़के की सबसे पहली जो डिमांड होती है वो ये होती है कि स्लिम हो, स्मार्ट हो, खूबसूरत हो। किसी की ये डिमांड नहीं होती है कि वो नेक सीरत भी हो, अच्छी भी हो, खुश गुफ्तार भी हो, किरदार की भी अच्छी हो। यानी कि ये प्रायोरिटीज हमारी खो गई हैं। अच्छा, अब लड़का भी तो ऐसे ही ढूंढ रहे हैं, अब रिश्ता खाली लड़की का तो नहीं, लड़का नहीं, भी ऐसे ढूंढ रहा है। लड़का लड़के भी में ऐसे क्या ढूंढ हो रहा है, लड़कों में चले मोटापा ये सब का तो मसला है ही नहीं ना, क्योंकि वो तो इग्नोरेबल बातें हैं। क्योंकि लड़के में क्या देख रहे हैं रिश्ता करते में कि जिसके पास कितना पैसा है, इसके पास अपना घर है, गाड़ी है कि नहीं है, ये नौकरी कहाँ पे कर रहे हैं, दीन को तो बहुत बाद में कंसिडर कर रहे हैं। तो वो तो जब लड़के चाहे शराबी हो, कबाबी हो, अगर वो फॉर्च्यूनर में घूमता है तो वाह क्या हो जाना उसका। और ड्रामाज में भी हमारे यहाँ कुछ ऐसा ही दिखाया जा रहा है। तो कल्चर आपने पूरा इसी तरह का डेवलप कर दिया कि लड़की के इस दिमाग में ही ये चीज़ है कि लड़का पैसे वाला है तो ज़िंदगी खुश है, बहाल है, बहुत अच्छा सब कुछ होगा। देखिए, हमारे अपने जैसे पाकिस्तान में मैं जो देखती हूँ और मैं बाहर ममालिक में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जो हमारे जो बाहर के जो लोग हैं ना, वो इस चीज़ को ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। किसको? पैसे को ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ वतन से एक तो दूरी है और फिर दीन से बहुत ज़्यादा, जो लोग समझते हैं कि जो बाहर लोग रहते हैं वो दीन से दूर हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे मैंने देखा है कि वहाँ लोग तड़प रहे हैं कि कोई बंदा आए और हमें राह दिखाए, हमें बात बताए। अगर हम यहाँ पे कोई बात करते हैं तो लोग उसको कंसीडर ही नहीं करते, कोई बात तवज्जो ही नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे हर गली महल्ले में स्कॉलर्स और बात बताने वाले लोग मौजूद हैं और वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं। तो वहाँ पे तन्हाई है 24 घंटे। आप देखिए वहाँ के जो लोग हैं वो दीन को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं हमारे मुसलमान भी और जो न्यू मुस्लिम हैं वो लोग भी, और बाहर जो मुस्लिम नहीं है उनको भी अगर आप देखें तो वो हमारी चीज़ों को फॉलोअप कर रहे हैं और जब भी तरक्की कर रहे हैं। वो इसीलिए तरक्की कर रहे हैं कि एक तो वो झूठ नहीं बोलते, फिर वो पंक्चुअलिटी उनके अंदर, फिर वो सब्र और शुक्र और इसार का जज्बा उनके अंदर इतना है कि अगर आप देखें तो आप हैरान हो जाएं कि हम तो बिल्कुल गहरी नींद सोए हुए हैं और वो हमसे बहुत आगे जा चुके हैं। तो इसी वजह से हमारी तरक्की क्यों नहीं हो रही है, हम पस्ती की तरफ क्यों जा रहे हैं? इसीलिए कि हम अपनी तरक्की खुद नहीं करना चाहते। कोई दूसरा, देखें, जब तक खुद आप अपने आप को नहीं बदलते तो कोई दूसरा आके आपको नहीं बदल सकता। अपने आप को अपने आप से खुद हमने बदलना है। जैसे एक आपने बात की ना कि क्या हमारे घरों में क्या दीनी घराने ख़त्म हो गए? नहीं, हमारे घरों में नमाज़ें भी पढ़ी जाते हैं, रोज़े भी रखे जाते हैं, मिलाद की महफिलें भी होती हैं, जिक्र कुरान भी होता है, सब कुछ होता है। हम कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या उसको फॉलो अप नहीं करते। और फिर हमारा जो नफ्स है ना, हमारा जो नफ्स ऐसा है कि नफ्स को छोड़ दो, अल्लाह को पालो। हम अपने नफ्स की ख्वाहिशात के इतने ताबे हो चुके हैं कि हमें अपनी नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करना है हर हालत में। यानी हम, अगर हमारा नफ्स हमसे ये कहता है कि मैंने ये काम करना है तो हमें करना है। हम ये नहीं सोचते कि अगर ये हमारा दिल चाह रहा है या ये चीज़ हम ख्वाहिश कर रहे हैं, क्या ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसी बात के साथ ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात कर रहे हैं कि रिश्ते किस तरह से किया जाए, प्रायोरिटाइज कैसे किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ मोटापा जो है वो रिश्तों में एक बड़ी रुकावट है। मैच मेकर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे से खासा काम करती हैं और यकीनन रोजाना की बुनियाद पर इन चीज़ों को फेस करती होंगी। सभी नसर हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम टू द शो। साथ साथ जो है वो सदर समी भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। आप दोनों की आमद रवक़्क़ा का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। हम अभी फातिमा से भी मैं यही बात कर रही थी कि जो है ना हमने शुरू यहाँ से किया कि हमारे यहाँ जो है वो मोटापा या सांवली लड़की या किसी को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से मुख्तलिफ इशूज़ की वजह से भी लड़कियों में जो है वो मोटापा होता है और आजकल जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये जो है वो रिश्तों में रुकावट का सबब है या नहीं है, या किस तरह से जना आजकल लोग रिश्ते ढूंढ रहे हैं? स्टार्टिंग विद यू। अच्छा, रिश्तों में रुकावट का सबब तो बहुत सारी चीज़ें बनती है। अगर हम ब्यूटी को लेकर देख रहे होते हैं एक चीज़ को, तो ऑब्वियसली इसका एक क्राइटेरिया है कि स्लिम एंड स्मार्ट लड़की चाहिए, टॉल होनी चाहिए, प्रिटी हो, अच्छा कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए उसका। तो ये सारी चीज़ें तो मैटर कर रही होती हैं। अब जहाँ तक हम स्पेसिफिक मोटापे की बात करते हैं तो इस पे आती है हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि लड़की स्लिम एंड स्मार्ट हो। और हमारे पास जब इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं जिसमें लड़की थोड़ी चबी होती है, बल्की होती है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होता है हमें इस चीज़ में। क्लाइंट की भी काउंसलिंग कर रहे होते हैं हम यहाँ पर। उसके अलावा फिर दूसरी जो हम एक अदर साइड देखते हैं इसमें, वो ये चीज़ देखते हैं कि कुछ लोगों की डिमांड होती है कि उनको चबी लड़की चाहिए होती है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा पहली दफ़ा सुन रही हूँ। ऐसा है, रेयर केसेस होते हैं, लेकिन उनको चबी लड़की चाहिए अच्छा, होती है, डिमांड में आती है चीज़। क्यों ऐसा? क्यों कौन है जो ऐसे नेक भाग लोग जो ढूंढ रहे हैं? नहीं, उनको पसंद है, उनको पसंद होती है उनको। अच्छा। दूसरी बात ये कि लड़के की अपनी फिजिक भी होती है। अच्छा, यूजुअली होता ही है कितनी दुबली लड़की लेकर आ जाए, कुछ महीने के बाद वो थोड़ी सी बल्कि तो हो ही जाती है। मैं यही कह रही हूँ कि क्या हो रहा है, लड़की को छाड़ छाड़ के दुबला दुबला ले जा रहे हैं। वही लड़की 6-8 महीने बाद वो इतनी मोटी मुस्टंडी है तो क्या उसको निकाल देंगे घर से बाहर? फिर क्या करोगे? ऐसे ही है। अच्छा, आजकल अवेयरनेस हो गई है बाय द वे इन सब चीज़ों पे। लड़कियों ने जिम स्टार्ट कर दिया है, लड़कियां इन सब चीज़ों में जो है काफ़ी कॉन्शियस हो गई हैं कि अपने आप को बड़ा मेंटेन करके रखती हैं। क्योंकि अभी बड़ा एक इन सब चीज़ों को चल रहा है कि एजुकेशन से ज़्यादा ब्यूटी को फोकस किया जा रहा होता है प्रोफाइल्स में, कि उनकी डिमांड होती है कि लड़की किसी भी एरिया की हो, नो मैटर एजुकेशन, कोई इशू नहीं है, लड़की प्रिटी होनी चाहिए। अच्छा, मुंह खोले तो उसकी सारी प्रिटीनेस साइड में रह जाए, लेकिन शक्ल से बुत जो है ना वो डॉल ले आए घर। वो दिखने में अच्छी हो। अच्छा, तो बाद में ये अभी मैं इधर भी आऊंगी कि बाद में उन जो डॉल जुमा लड़कियां ले आते हैं उनका होता क्या है? घर में आने के बाद कितने फसाद होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, और फिर जो उनके नक्शे पूरे करने पड़ते हैं फिर वो भी तो है ना मर्दों की जेबों में भारी। तो हम ये भी बात करेंगे, लेकिन सदफ आपकी जो है ना इस बारे में कैसे एक्सपीरियंसेस हैं और किस तरह के रिश्ते लोग पसंद कर रहे हैं? देखिए, मेरे पास तो जितने भी आते हैं प्रपोजल्स वो यही कहते हैं कि स्लिम और स्मार्ट दिखाएं। हाँ। और सेकंड ये कि अगर हेल्दी हैं तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, क्योंकि लड़के के घर वाले यही सोचते हैं कि शादी के बाद बहुत प्रॉब्लम्स आई। अच्छा, पहले डिफरेंट जी बिल्कुल डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। कंसीविंग में बहुत प्रॉब्लम आती हैं, फिर फौरी तौर पे जो है वो डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है, तो वो फिर मतलब बहुत सारे इश्यूज खड़े होते हैं। तो वो इसलिए कहते हैं कि भाई आप हमें स्लिम और स्मार्ट दिखाएं, खूबसूरत दिखाएं। बहुत मेरे पास तो अभी तक जितने भी आ रहे हैं एलीट क्लास फैमिली के हों या मिडिल क्लास फैमिली के हों, वो यही कह रहे होते हैं कि भाई हमें स्लिम और स्मार्ट दिखाएं। अच्छा, क्वालिफिकेशन को एक साइड पे रख दिया घर वाले जाता है। ऐसा कह रहे हैं कि लड़के का टेस्ट करा लो, कल को कोई जो है ना वो बच्चा पैदा ना करने के लिए। लड़की की तो आपने फॉरन कंसेप्शन का जो है वो लगा दिया कि मोटी लड़की है तो कंसीव नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये हमारे यहाँ एक बस टैग चिपका दिया है। बिल्कुल तो ऐसे लड़के ही का भी तो टेस्ट करा के और सर्टिफिकेट के साथ लेकर आओ। तो लड़की के घर वाले ऐसा कुछ पूछ रहे हैं कि लड़का मोटा है या उसको कोई और कॉम्प्लिकेशन है, सिगरेट पीता है, नशा करता है, आइस करता है, इस बारे में कोई डिटेल पूछते हैं? कोई डोपामिन टेस्ट करा के मंगाते हैं या नहीं? बिल्कुल, देखें ऐसा ही है, लड़की के घर वाले भी अब बहुत कुछ इंक्वायरी करवा रहे हैं। अच्छा जी, ऐसा नहीं कि बस आप प्रोफाइल चेक कर ली, ऑफिस ही भेज देते थे वहां से। नहीं, ऐसा वहां नहीं से होता। हाँ भाई लड़का अच्छा है, कमाता है। प्रोफाइल चेक कर ली और बस ओके कर दिया, नहीं, बहुत सारी चीजें लड़की के घर वाले भी देख रहे होते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीजें, मतलब ये कि भाई लड़का खूबसूरत होना चाहिए, क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, एरिया कॉन्शियस हो गए कि एरिया बहुत अच्छा होना चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छी होनी घर चाहिए, अपना हो, गाड़ी हो। हाँ, सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब होता है ध्यान, Status इनकम conscious हो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। बल्कि वो तो अपनी प्रोफाइलों में मेंशन करते हैं कि 2+ हो, 3+ हो। मतलब क्या 2+3+ क्या हो? इनकम। अच्छा, पैसे मतलब तनख्वाह पहले ही मेंशन जी कर देते जी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सारी प्रोफाइल्स ऐसी आ रही हैं। यूजुअली ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं घर अपना होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। लड़के का घर अपना हो, गाड़ी अपनी हो, अपना बिजनेस करता हो, ये डिमांड्स आ रही होती हैं लड़की की फैमिली की तरफ से। देखें, अगर लड़के की फैमिली डिमांडिंग है और वो एक चांद का टुकड़ा चाहिए उनको, कि उनको एक हूरनुमा लड़की चाहिए
कि भाई इस तरह की लड़की है, तो फिर उस लड़की की भी तो फैमिली की डिमांड्स होंगी ऑब्वियसली। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग काउंसलिंग करते हैं, बहुत सी फैमिलीज जो हैं वो कह देती हैं कि चलें ठीक है आप दिखाएं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। डिमांड है 2-2 साल हो जाते हैं, फैमिलीज कहती हैं नहीं और दिखाएं और दिखाएं, तो बस यही चल रहा होता है। और इस वजह से जो है बहुत सारे डिवोर्स के रीज़न भी बनते हैं कि खूबसूरत तरीन लेके जाते हैं और उसके बाद जो फिर होता है तो वो फिर डिवोर्स की सूरत में आ रहा होता है। अब वो लड़कियों के नखरे, अगर आप भाई खूबसूरत तरीन लड़की ढूंढ के जा रहे हैं तो उसका नखरा उठाने के काबिल भी तो हो आप। फिर जब बाद में उसको इतना, अभी तो मेकअप की एक बेस आप खरीदने चली जाएं, जान निकल जाती है इस वक्त जो हाल है मेकअप और उसके अलावा फिर वो किचन में नहीं जाती हैं, फिर उनको किचन में जाने प्रॉब्लम है, फिर उनका मैनिक्योर भी ख़राब होगा। फिर आपको चाहिए तो ढूंढ तो आप ऐसे ही रहे हो ना, तो फिर उनके नाज नखरा उठाने के लिए फिर आप उनको पैम्पर वैसी करें। बाद में आपने ले जाके जी चपाती उससे बनवानी है, आपने जो है ना वो घर के सारे काम भी कराने, तो फिर आप प्रायोरिटीज तो सेट आप कुछ और करके लेकर आते हैं। फिर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है कि शादियाँ जो डिवोर्स रेशो जो बढ़ रही है, फिर आप लोग देखते हैं इस तरह के मसाइल। ये चीज़ होती है काफ़ी, हमारे पास इस तरह के केसेस आ रहे होते हैं। इनफैक्ट 19 साल की लड़की का प्रोफाइल आता है, वो डिवोर्स है, ये जॉब वाली लड़की ढूंढ के ले जाते हैं, करियर ओरिएंटेड, भाई डॉक्टर दिखा दो, डॉक्टर से शादी करा देंगे, अगले दिन ही उसका कहते हैं बस अब तुमने, या फौरी तौर पर अगर कंसीव कर लिया, भाई अब तुम नौकरी छोड़ के बैठ जाओ, घर बैठो, अब तुमने क्या करना होता है ऐसा नहीं। इस तरह की चीज़ें होती है और उसमें होता ही है। ये देखें एक लड़की है, उसने एक पूरा अपना टाइम दिया होता है अपनी एजुकेशन को, मत ढूंढो ना उसका एक माइंडसेट और पढ़ी लिखी लड़की। ये होता है यूजुअली कि जब लड़का थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, पहले तो उनको तो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर लड़की चाहिए, उसके अलावा ये कि जॉब कर रही हो कि भाई अपने हस्बैंड को सपोर्ट करे। ये बाकायदा प्रोफाइल में मेंशन होते हैं इस तरह के हमारे पास डिमांड्स कि हस्बैंड को जो है उसने सपोर्ट करना है। जब हस्बैंड स्टेबल हो जाते हैं या लड़की कंसीव कर लेती है, उसके बाद से कहते हैं घर बैठो, लड़की उससे घर नहीं बैठेगी फिर, क्योंकि लड़कियों को जब एक आदत हो जाती है कि वो खुद कमा रही होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं फाइनेंशियली, तो इस चीज़ को फिर यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, डिवोर्स होती हैं, इन बातों पे डिवोर्स होती हैं। क्योंकि जब लड़की कमा रही होती है ना, वो घर के काम नहीं करती, वो कहती है मैं भी उतने कमा रही हूँ जितना तुम कमा रहे हो, तो चाहे तुम बना लो। यार ये कौन सी लड़की है ये हमारे पास रीजंस आते हैं। हाँ बिल्कुल, हम भी कमाते हैं लेकिन हम भी घर में अपना, हमारे पास हाउस हेल्प भी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि सब कुछ उनके मत्थे मार देंगे। तो ये तो कोलैटरल जो है वो आपका रिलेशनशिप होता है, जिसकी वजह से आप चलते हैं कि शादी आपकी चल रही होती है, वरना तो वाकई सब डिवोर्स लेके घर ही बैठे हो, अगले दिन घर जा रहे हो। फातिमा क्या ऐसा है या नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, ये नेपोलियन ने कहा कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। अब बात ये है कि माँ जो है तो ये तरबियत घर से ही होती है ना, ख़ानदान से होती है। नसब की जो बात आई थी वो क्यों आई थी कि नसब जो होता है, जिसका जैसा नसब होता है, नसब की बुनियाद पे जो कहा कि शादियाँ करो, तो नसब जो होता है ना वो बहुत मैटर रखता है इस चीज़ में। तो जब अच्छे ख़ानदान की कोई लड़की होगी तो उसकी जो परवरिश होगी, तो उसकी माँ ने उसकी परवरिश उसी अंदाज में की हुई होगी, चाहे वो पढ़ी लिखी ना भी हो। माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं होगी, लेकिन ख़ानदान के जो असरात हैं, नसब के जो असरात हैं, वो उसके ऊपर ज़रूर आए हुए होंगे और उसके अंदर वो क्वालिटीज़ आई हुई होंगी। ये मैंने देखा है कि जो लड़कियां, अच्छा पहले कहते थे ना कि रिश्ता ढूंढने जाओ तो पहले आप लड़की अगर ढूंढ रहे हैं तो लड़की की माँ को देखो। तो वो बात अब यकीन करें, अब जब छोटे होते हैं ना तो समझ नहीं आती। अब जब रिश्ते हुए हैं घर में, आप अपने और जो है ना एक्सटेंडेड फैमिलीज देख रहे होते हैं और बहनों के XYZ या अपने ससुराल देख रहे होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं, मल्टीपल फैमिलीज हो, तो अब समझ में आ रहा होता है कि क्यों ऐसा कहा जा रहा होता है। इसीलिए तो कि ये चीज़ अभी कंसिडरेबल नहीं है। मुझे नहीं ऐसा होता है कि माँ को देख के हो रहा होता है कि नहीं होता फैमिली में। बेटी, पुरानी कहावत है, जैसे मैं नानी वगैरह कहती थी कि बेटी जो है ना माँ का परतू होती है, यानी कि माँ की तरह से होती है। अब जिस तरीके से माँ ने उसकी तरबियत की हुई होती है ना, चाहे वो कितनी भी तालीम हासिल कर ले, लेकिन जो घर का माहौल है वो बहुत मैटर रखता है कि घर के माहौल में क्या उसकी तरबियत की गई है। बाहर जाके उसने कोई भी तालीम हासिल की हो, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर माँ ने उसकी अच्छी तरबियत की और बेसिक जो है तालीमात उसको दे दी हैं और उसकी बेस को मजबूत कर दिया, तो उसके अंदर आजिज़ी और इनकिसारी होगी। मैं देखती हूँ कि हमारे जो बच्चियाँ हैं उनके अंदर सब्र और इसार का जज्बा खत्म हो चुका है। अरे कैसे आएगा? अम्माएं सिखा रही हैं बेटा, जरा सी अम्मा जरा सी बात हो, फिर बच्चियां फोन पर बातें करती हैं। ये चीज हो गई है। देखिए ना, ससुराल की अम्माएं पहले कहती थी, राइट, पहले अम्मी कहती थी, अब्बा कहते थे बेटा अब निकल गई। चलो वो भी हम कहते हैं एक्सट्रीम केस में वो भी गलत है, वो भी अगर आप बिल्कुल ही जुल्म और जबर और ज्यादती बर्दाश्त करें तो आप ये भी बात ना कहेंगे अब मर के ही आना, तुम्हारा जनाजा है, वो भी बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन अब उम्मन तासुर ये आ गया है कि भाई अब तुम्हें ब्याह दिया है और जो ना कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, अगर तुम्हारी ये डिमांड्स पूरी नहीं करता तो तुम आ जाओ बेटा, तुम हम 2 वक्त की रोटी तुम पे भारी नहीं है, बाप कह रहे होते हैं।
ये यूजुअली ये कह रहे होते हैं, और उसकी वजह ये है कि हम जब देख रहे होते हैं सोशल मीडिया में, तो उसमें इन सब चीज़ों को बड़ा प्रमोट किया जा रहा होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, वो लड़की को लेकर आ गए, बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बेटी को दोबारा से वेलकम किया। ये ठीक है, मैं भी इस चीज़ को अग्री करती हूँ कि अगर लड़की जो है वो इस रहश में पहुँच जाए अपने ससुराल में कि वापस वो एक दूसरी सूरत में आ रही हो, तो उससे बेहतर आप अपनी बच्ची को ले आए। इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप उसकी जान छुड़ा दें। लेकिन जहाँ छोटी छोटी चीज़ होती है वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होता है। हमारी भी शादियों का टाइम हो गया, हमारी वालदा ने यह कहा था कि 5 से 6 साल गूंगे बहरे बन के रहना है, अंधे बन के रहना है, उसके बाद से फिर आपकी ज़िंदगी शुरू होगी। लेकिन अब लड़कियों की एक अपनी एक वो माइंडसेट लेके आती हैं, हम ये करते हैं, हमने यही करना है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अब तो जी फ़ोन पे ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, अम्माओं को फ़ोन जाते हैं, अब तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल जा रही है बिल्कुल फटाफट, ऐसा होता है। और बता रहे हैं तो बेटा ये तुमने ये जवाब क्यों नहीं दिया, तुमने ये क्यों नहीं कहा, तुम्हें ऐसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। अम्माएँ तो हमें जब घर से निकालने तो ताले डलवा रही थी, और अभी जब कह रही हैं तो आप बोलते हैं कि आप बोलो, हाँ बिल्कुल, अपने राइट्स के लिए बोलो, अपनी चीज़ों के लिए बोलो। तो अभी ओवरऑल ही हमने ना पूरी काया ही पलट दी है, जिसका खमियाजा पे सांवले काले गोरे से निकलकर जो डिवोर्स रेशो वो इस वजह से भी बढ़ रहा है सदफ, कि हमारी यहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा हमने जो अपने इक़दार है उनको छोड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है, डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रही है, और डिवोर्स होने के बाद फिर वही लोग हमारे पास दोबारा आ रहे होते हैं कि आप हमें दिखाएं, अच्छी दिखाएं। मतलब डिवोर्स होने के बाद दोबारा हमारे पास आ रहे होते हैं कि वो इस तरह हो गया, लड़की सही नहीं थी, लड़की का ध्यान नहीं था काम में, और दोबारा जब आते हैं तो वो दोबारा यही कहते हैं कि नहीं, अच्छी खूबसूरत लड़की दिखाएं, दुबली पतली दिखाएं, अच्छी खूबसूरत लड़की दिखाएं। मतलब उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, पहले वाली किस तरह की निकल गई, क्या हुआ क्या नहीं, ये मैटर नहीं करता, लेकिन अब जो दोबारा आएगी वो भी अच्छी है। वो सबक नहीं सीखते हैं सब चीज़ों हम से। लड़की को तो कह रहे हैं, लड़के को तो कह रहे हैं कि लड़के को मोटी लड़की नहीं पसंद आ रही, काली नहीं पसंद आ रही। अभी थोड़े दिनों पहले एक वाकया देखा और रिपोर्ट भी हुआ, जिसमें हुआ क्या कि लड़की की तस्वीर दिखाई गई कि लड़का बड़ा हैंडसम है, स्मार्ट है, सब कुछ है। जब वो लड़का असल में निकला और लड़की को पता चला कि वो तो गंजा है, और जो है वो उसका लुक थोड़ा डिफरेंट है, और तस्वीर में कुछ और। अब स्नैपचैट फिल्टर्स ने भी तो तबाही मार दी कि फिल्टर वाली तस्वीरें जा रही होती हैं, लड़कों की भी लड़कियों की भी। तो वो जी गैलरी से कूद गई। अच्छा, तो खाली लड़कों को आप ब्लेम नहीं कर सकते, लड़कियों के साथ भी हमने इतना हीरो बना दिया है अपने ड्रामों में जी, इतना आइडियलाइज करके दिखा रहे हैं कि अगर कोई कपल है तो इतना आइडियलाइज कर देते हैं कि भाई शादी के बाद तो सभी कुछ अच्छा होता है। तो हम ये जो सिखा रहे हैं ओवरऑल, जो हम सिखा रहे हैं वही कन्वेंट हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो लड़कियां भी कोई कम डिमांडिंग नहीं है कि उन्हें ऐसा और ऐसा। आपको इस चीज को देखना चाहिए। पहले जी हमारी काला तरबियत गोरा कहाँ से हो रही है। मोटा नाटा छाटा जैसा भी लड़का उसका रिश्ता हो जाता था। वो लड़कियों पे कोई वो इस तरह की चीज नहीं होती थी, वो ये कहती थी माँ बाप ने पसंद किया अच्छा ही होगा। अच्छा जी, लेकिन अब वो चीज नहीं रही है, और अब तरबियत जो है वो सोशल मीडिया कर रहा है, वो पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं। तरबियत क्या कर रहा है, बस फीड कर रहा है। वो तो फीड कर रहा है। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी है, रेलेवेंट भी है, जो सब तरह से बस आए जा रही है। कॉलर उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमशा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। याह्या, आप बताइए आप कैसे हैं? आपके मेहमानों को आप कैसी, आप रास्ते से गुजर गए हैं? बारिश कैसी थी? बारिश से रास्ते कैसे थे आप? बारिश में रास्ते यकीनन मुश्किल थे, लेकिन सब पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए याह्या। डेडिकेशन की बात होती है ना, बस बात नहीं है तो अच्छा अल्लाह का शुक्र है। देखिए बहुत आपका बहुत ही जाहिर, हर एक को इस मौके से वास्ता पड़ता है। ठीक है, आपने जो बात की ना सबसे बड़ी बात, अब जो ना पैमाने भी तब्दील हो गए। अब जो आपने बात की कि जाहिर बात है आप इतना आइडियलाइज कर देते हैं, इतना हाई स्टैंडर्ड पे अपने आप को ले जाते हैं, और फिर वो आपकी जो ख्वाबों के महल चिकना शुरू होते हैं, तो फिर उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो रियलिटी ऑफ लाइफ है ना, वो बड़ी डिफरेंट है। बिल्कुल। एक्चुअली वही बात हमें समझाई, जो आपने सोशल मीडिया की बात की ना, तो हकीकत में ये कोई साथ तो होता नहीं है। अब ये खवातीन बैठी हुई गाय, इनका तजुर्बा है, इनके एक्सपीरियंस है, लेकिन जो सोशल मीडिया है ना वो बेलगाम गाड़ी है, बेलगाम घोड़ा है वो। अब जारी बात है उसके चक्कर में जो है मिर्चा है। लेकिन जो मेरा मकसद कहने का है कि जो तरबियत है ना घर से ही होती है ना, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बेसिक तरबियत तो माँ को, अगर माँ उस पर तवज्जो नहीं देगी, हमारी जो सारी फोकस होता है ना रमशा, कि हमने किस तरह शादी करनी है, किस धूमधाम से करनी है, किस तरह या काला गोरा देखना। मैं जो आजकल डिवोर्स का रेशो देख रहा हूँ, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होगी कि अगर पढ़ी लिखी लड़की है, जाहिर है उसका एक जहन होता है, खुल जाता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन वो ये चाहती है कि फिर वो पहली दफा में ही जाके सारी चीजें अपने कंट्रोल में ले, अपनी मर्जी की चीजें, और घर वाले ये चाहते हैं कि वो हमारी ताबे रहें। यहाँ जो क्लैश होता है ना, जो अंडरस्टैंडिंग का, इस क्लैश को कैसे कम कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये जो मैं एक लोगों को एडवाइस करूँ कि मेरे खुद अपने जानने वालों में कुछ दिनों पिछले कई जगह इसका डिवोर्स केस आए। मोस्टली जो प्रॉब्लम आई है वो ये आई है कि जो एडजस्टमेंट है ना, जो घर के माहौल की एडजस्टमेंट हो नहीं पाती।
हाँ। अब जब आप एक शादी कर रहे हैं तो यार अगर आपने एक पर्दादार खातून लानी है, आपने मॉडर्न खातून लानी है, तो आपने डिसाइड करना है सही। आप अपने घर में लाके इसको क्यों चेंज करना चाहते हैं। आप ऐसी लड़की से शादी करें ना, तो इस बारे में भी कुछ कहिएगा। थैंक यू सो मच। सवाल सुन पाए आप लोग? अच्छा, याया ने कहा है कि 2 तरह के इश्यूज हैं जिस पर उनको चाहते हैं कि उनको आप लोग जवाब दें वेरी क्विकली। एक तो ये कि लड़कियां एडजस्ट नहीं हो पाती एक माहौल से जाके दूसरे माहौल में, कि आप जो है ना चुन चपट के ला रहे हैं और उसके बाद आपका माहौल अलग है और फिर आप उसको चाहते हैं कि वो बिल्कुल चेंज हो जाए, तो लड़कियां नहीं होती। फिर पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ भी यही मसाइल हैं कि फौरी तौर पर उनका एक अपना माइंड सेट होता है, वो चाहती हैं कि उसको उससे घर को हाईजैक कर लें या उस तरह से चेंज लेकर आना चाहे, तो फौरी तौर पर ही वो चेंज नहीं आते। फिर वही वाली बात की डिस्टर्बेंस रिलेशनशिप में यहाँ से पैदा होती है। सब कॉमेंट कीजिएगा लेकिन 1 by 1। जी फातिमा। अच्छा देखिए, हमारा जो दीन है वो हमारे ईमान का मरकज़ है। जब हम अपने मरकज़ से हट जाते हैं ना, अपने पॉइंट से हटते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक नहीं चलते, तो हमारी ज़िंदगी में कोई भी मामला हो, चाहे शादी भी का मामला हो, चाहे कारोबारी मामलात हों, चाहे अपने कोई भी रिलेशनशिप्स हों, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप ये देख लीजिए कि अगर हमारे घर में दीनी तालीमात की बेसिक, मैं ये नहीं कहती हर कोई आलिम बन जाए या हर कोई जो है वो बिल्कुल ही दीनी माहौल बना ले अपने घर में, नहीं, लेकिन जो बेसिक मालूमात हैं वो लड़कियों को ज़रूर अवेयरनेस देनी चाहिए कि देखो बेटा, अगर तुम एक नए रिश्ते में जा रही हो तो तुमने यहाँ इन चीज़ों को बर्दाश्त करना है। क्योंकि जब हम जॉब भी करते हैं या हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो हमें वहाँ पर भी बहुत सी चीज़ों को बर्दाश्त करनी पड़ता है। तो इसी तरह ये जो रिलेशनशिप है ये एक बड़ा खूबसूरत रिलेशनशिप है, तो इसमें भी बर्दाश्त करना है। सही। और सिर्फ एक को नहीं, दोनों को। ठीक, वेरी क्विकली। बिल्कुल ऐसे ही है रमशा, मैं भी ये कहूँगी कि नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को लेके, और ये लड़कियों की तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा किया जाता है क्योंकि वो एक जगह पे आ रही होती है, वहाँ का ऑलरेडी एक माहौल बना हुआ होता है, बिल्कुल ऐसा। तो एडजस्ट उनको करना होता है। अगर वो ये माइंडसेट लेके आएंगी कि जी मैं जा रही हूँ इस घर में और मैंने अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारनी है, मैंने ये चीज़ें फौरी तौर पर चेंज कर देनी है, वो क्लैश का सबब बनेगा, वहाँ पे मसले शुरू। बिल्कुल ऐसे ही। जी सदफ, वेरी क्विकली। देखिए, इतनी अवेयरनेस तो आ गई है कि पेरेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो वो यही कहते हैं कि देखें हमारे कैलिबर के ही दिखाएं, क्योंकि अगर हमारे कैलिबर के नहीं होंगे तो लड़की, हमारी बेटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर एलीट क्लास फैमिली की से बिलोंग करती है लड़की तो वो मिडिल क्लास में जाएगी तो वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो बस पहले से ही पेरेंट्स ये बात कह देते हैं, हमको ये चीज़ें बताते हैं कि आप हमें इसी तरह के प्रपोजल्स दिखाएं। चलें, अब बहुत बहुत शुक्रिया सदफ, आपने वक्त दिया। सबीना आपका भी शुक्रिया, फातिमा आपका भी शुक्रिया। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट पर। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, आज हम बात करेंगे सेब के हवाले से कि जो सेब आ गए हैं मार्केट में, और कल ही मैंने आपसे शो में कहा था, सेब जब मैं खा रही थी तो मैंने कहा था यार इतने कोई जूसी, क्रंची और इतने मज़ेदार सेब आ रहे हैं, लेकिन ये सेब खाली टेस्ट में ही अच्छा नहीं है, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हमने बचपन से सुन रहे हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो वो वाकई इसमें कितनी सदाकत है और क्यों है, क्योंकि एप्पल में ऐसा कौन सा ख़जाना छुपा हुआ है जो आपको सारी बीमारियों से बचा रहा है। बच्चों के लिए कितना हेल्दी है, बड़ों के लिए कितना हेल्दी है, इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमें किस टाइम खाना है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, डॉक्टर रिफत कमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम। और साथ साथ मेरे साथ रमशा सिद्दीकी भी मौजूद हैं। आप कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। सेब आ गया, खुद कितना खाती हैं पहले तो ये बताएं, और कब कब खा रहे हैं? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, सेब मैं बहुत ज़्यादा शौक से नहीं खाती। इट्स नॉट द काइंड ऑफ फ्रूट आई रीच आउट फॉर। सही। आई नो उसके बेनिफिट्स बहुत हैं, तो होता ये है कि साल में 1-2 दफ़ा हो जाता है कि वी मेक सम फ्रूट चाट, तो हाँ उसमें अगर सेब 2-3 और फ्रूट्स के साथ वो ऐड हो जाता है तो आई एब्सोल्युटली एंजॉय इट। सही। इंडिविजुअली थोड़ा मेरी अम्मी को भी पीछे पड़ना पड़ता है, खा लो खा लो। अच्छा, लेकिन सेब के फवाइद तो बहुत ज़्यादा हैं और कहते हैं कि डॉक्टरों से दूर रखते हैं। आप इसीलिए नहीं खाती होंगी, आपके पास नहीं पहुँचेंगे लोग, ठीक रहेंगे तो। तो रिफत, क्या फ़वाइद है इसके? देखिए, एप्पल के तो एक तो यूर राइट, एक नहीं बहुत सारे फ़वाइद हैं। द मेजर रीज़न है कि इट्स वन ऑफ दोज इनोसेंट फ्रूट्स जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये एक ऐसा फ्रूट है जो हाँ कभी बाकी फ्रूट्स की तरह कभी ख़राब हो गया, रॉट हो गया तो आप अवॉइड कर सकते हैं, वरना दिस इज़ द काइंड ऑफ फ्रूट जो हर बंदा खा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले के लिए रिकमेंडेड है, बच्चों में चाहे वो कमज़ोर बच्चा हो या चाहे वो हेल्दी बच्चा हो, चाहे वो कॉन्स्टिपेटेड बच्चा हो, उन सब में फ्रूट इज एप्पल इज दैट फ्रूट ना जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो हर एक को फ़ायदा देगा थोड़ा बहुत करके। इट इज़ वेरी हाई इन गुड लो डेंसिटी फाइबर, तो जो बच्चे उसको खाते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ नहीं होते। विटामिन सी उसमें बहुत ज़्यादा है, पोटेशियम उसमें बहुत ज़्यादा है, तो वो बच्चे स्पेशली जो ग्रोइंग अप एज में हैं और ज़्यादा डायरिया मोशन हो रहा होता है, यहाँ के हालात आपको पता है मौसम के हिसाब से, उन बच्चों के लिए एप्पल इज़ वेरी बेनिफिशियल बिकॉज इट हैज़ पैक्ड विद न्यूट्रिएंट्स। वो एक एप्पल खा लेगा तो उसकी अच्छा एक न्यूट्रिएंट कवरेज पूरे दिन का
पूरे दिन का कवरेज हो जाएगा ऑलमोस्ट, बिकॉज उसके अंदर जो कंपोजिशन है विटामिन सी की वो, और ऊपर से उसके अंदर कॉपर है, यू हैव पोटेशियम, यू हैव फाइबर्स, यू हैव आयरन एंड मेनी अदर केमिकल सब्सटेंसेस, पॉलीफेनॉल्स वगैरह, जो बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट में बड़ा अच्छा काम करते हैं। वेरी नाइस। तो बच्चों और बड़ों के लिए यकीनन यकसा अफादियत है, तो किस तरह के फ़वाइद हैं एप्पल में रमशा? एप्पल की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड मेक अ स्मॉल करेक्शन, आई एम अ क्लिनिकल डाइटिशियन एंड आई सी एडल्ट पेशेंट्स। एप्पल की अगर हम बात करें तो आई वुड से एप्पल इज़ वन ऑफ द ऑल राउंडर फ्रूट्स, बिकॉज लाइक डॉक्टर रिफत सेड कि इसके अंदर फाइबर, पॉलीफेनॉल्स, विटामिन सी एंड डिफरेंट मिनरल्स मौजूद हैं। एडल्ट्स की अगर हम बात करें, लाइक बड़ों में, बच्चों के हवाले से तो उन्होंने कर दी, तो बड़ों के लिए एप्पल इज़ आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट्स। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पूरे साल हमारे पास एप्पल मौजूद होता है, और आई वुड से कि बाकी फ्रूट्स के मुकाबले में इट्स इवन कॉस्ट इफेक्टिव, राइट? इतना महंगा नहीं है जैसे कि बाकी फ्रूट्स होते हैं। एक दरमियाने साइज़ का जो एप्पल होता है उसमें तकरीबन 3.5 से 4 ग्राम तक फाइबर मौजूद है एक एप्पल के अंदर। एंड फ्रॉम अगर हम न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वज़न के हवाले से बात करें, तो अगर आप ये कहें कि आप कोई जंक स्नैक खाने की जगह अगर आप एक फ्रूट में एप्पल भी ले लेते हैं तो आपको जो फीलिंग ऑफ फुलनेस उस फाइबर की वजह से मिलेगी, इट वुड बी फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम, जिसकी वजह से आपको जो डिफरेंट क्रेविंग्स हैं वो भी आपकी कर्ब रहेंगी। अच्छा, मेरे साथ तो उल्टा ही हो जाता है यार एप्पल खा के। आप कह रही फुलनेस का एहसास होता है, एप्पल खा तो लिया, बड़ा अच्छा भी लग रहा है आजकल, क्योंकि इतना वाकई इतना रिफ्रेशिंग आ रहा है कि उसको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है और खा भी लिया जाता है इस वक्त। लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको ऐसा एहसास होता है कि यार अभी तो कुछ खाया ही नहीं है, और बिल्कुल एप्पल खाने के बाद आपको इतनी तेज़ भूख लगती है। तो ये खाली मेरे साथ हो रहा है या वजन है? इट डिपेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि एप्पल्स को हम कोशिश ये करनी चाहिए कि वी हैव टू ईट इट विद द स्किन, उसकी हम स्किन के साथ खाएं, बिकॉज दैट्स गोना मेक द डिफरेंस। सेकंड चीज़ ये कि इफ़ यू आर ईटिंग इट आफ्टर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ फास्टिंग, दिन भर का कुछ भी नहीं खाया हुआ है, और फर्स्ट थिंग इज एप्पल यू आर हैविंग इट, तो डेफिनेटली विटामिन सी की वजह से इट इज़ रिफ्रेशिंग। सो प्रोबेबली दैट्स वाई आपको ये लगता है कि आपकी एपेटाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है एप्पल को खाने के बाद। लेकिन अगर हम एज अ स्नैक आफ्टर प्रॉपर मील 2-3 आवर्स बाद ले रहे हैं तो दैट्स नॉट गोइंग टू बी द केस कि आपकी भूख मजीद बढ़े, इनफैक्ट आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी आपसे। सही। हम रेकमेंड भी यही करते हैं कि एप्पल या इनफैक्ट कोई भी फ्रूट है वो आप एज अ स्नैक कंज्यूम करें, तो उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स आप वो कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप भी ले रही हैं, इट हैज़ फाइबर्स एंड रिच लो डेंसिटी जो फाइबर्स हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप 2 एप्पल एक वक्त में ले लें, कंज्यूम कर लें, तो मे बी देन यू विल फील अ लिटिल बिट फुल, वो भी अगर आप स्किन के साथ ले रही हैं। बट इफ़ यू रिमूविंग द स्किन जस्ट हैविंग द पोर्शन ऑफ इट, तो उससे होगा ये वो जल्दी से गैस्ट्रिक एम्पटिंग कराएगा। तो ऐसे एसिडिक है ना, गैस्ट्रिक एम्पटिंग कराएगा। क्या है कि जो थोड़ा बहुत भी था वो भी हजम हो गया आपका, तो इसलिए फ़ौरन से आपको भूख लगना शुरू हो जाती है इसे खाने के बाद। किस टाइम खाना है एप्पल? सुबह में तो कहते हैं खाना चाहिए, बहुत अच्छा है। लोग अमूमन फ्रूट्स है ना डिनर टाइम के बाद खा रहे होते हैं, आम, सेब, हमारे यहाँ प्रैक्टिस उल्टी है थोड़ी। हम लोग बेसिकली बच्चों में तो स्पेशली ये रिकमेंड करते हैं कि फ्रूट्स के जो टाइम है वो मील के बाद रखें, क्योंकि बच्चों का ज़रा साइकी डिफरेंट है। उनको अगर आपने फ्रूट दे दिया ना, वो उसी से पेट भर लेंगे, दे अज्यूम कि दिस इज़ माय मील, एक्चुअली वो स्विच कर लेते हैं स्नैक को मील के लिए। लेकिन अगर उनको न्यूट्रिएंट पूरा मिल रहा है और अगर वो खा रहे हैं तो फिर उसमें कोई मसला? द थिंग इज़ के एप्पल इज़ वेरी रिच इन विटामिन्स एंड कार्ब्स, बट इट हैज़ नो ज़रूरी प्रोटीन उनको कंटेंट। रोटी चपाती खिलाना है? हाँ, एक मैं पूछ रही हूँ कि क्या करना चाहिए। द थिंग इज़ के बच्चे जो है ना, बिकॉज दे आर ग्रोइंग अप, तो जब एक बॉडी जिसने बिल्डिंग, मतलब इट्स अ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, तो उसको थोड़ा बहुत हर चीज़ की ज़रूरत है। एप्पल आपको दे रहा है, कार्ब्स भी दे रहा है, विटामिन्स भी दे रहा है, लेकिन वो आपको प्रोटीन्स और फैट्स नहीं दे रहा। और प्रोटीन्स और फैट्स की स्पेशली बच्चों को ज़रूरत है, क्योंकि उनकी हड्डियाँ बन रही हैं, उनके मसल्स बन रहे हैं, मसल बल्क बन रहा है, उनके इवन ऑर्गन्स मैच्योर हो रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए यू नीड प्रोटीन कंटेंट। सही, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, बट ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके इसको कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही है सेब के हवाले से। अच्छा, कई तरह के एप्पल्स हैं, ग्रीन एप्पल, येलो एप्पल, रेड एप्पल। कौन सा एप्पल सबसे ज़्यादा फुल ऑफ न्यूट्रिएंट है, या सब एक जैसे होते हैं, बस ये कलर चेंजेस हैं, या इनके कलर के चेंज होने के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हैं? बेसिकली कलर्स जो डिफरेंट होते हैं, आई बिलीव आई एम नॉट एग्जैक्टली द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन इट, लेकिन एज पर आवर नॉलेज फ्रॉम न्यूट्रिशन डाइटिशियंस पॉइंट ऑफ व्यू, कलर्स की चेंजेस जो है डिफरेंट पिगमेंट्स की वजह से होते हैं। जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है एक एप्पल का, इट वुडंट एग्जैक्टली वेरी मच। सेकंड ये कि एप्पल कहाँ ग्रो कर रहा है, प्रोबेबली दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई उसके कलर चेंज होते हैं। लेकिन न्यूट्रिशन कंटेंट में मैं ये नहीं कह सकती कि रेड अगर एप्पल है तो वो ज़्यादा सुपीरियर है, जो कि पाकिस्तान में एक नॉर्मल कंसेंसस लोगों का है कि लाल सेब बहुत अच्छा है, और जो येलो सेब कॉमनली हमारे पास टिपिकली पाकिस्तान में आ रहा होता है, शायद ये इतना न्यूट्रिएंट डेंस नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सही।
एक और चीज़ है कि किस तरह के जो लोग हैं वो जैसे कोई बीमारी हो, किडनी पेशेंट्स, उनको कहते हैं एप्पल नहीं खाएं, तो क्या वाकई सही है बात? डायबिटिक पेशेंट्स एप्पल खा सकते हैं नहीं खा सकते? किस तरह के लोगों को, या जिनको कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज हैं वो लोग? एक्चुअली कार्डियोवैस्कुलर और डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं, आई एम श्योर शी विल करेक्ट मी इवन हाँ, मोर। आप तो उनकी क्लिनिकल डाइटिशियन है, आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे। I would say कि apple is one of the safest fruits जो कि even in hospitals we always have on board because अगर हर आप ट्रे में आ रहा होता है definitely exactly you would wonder कि हर Apple किसी and को banana. सर्व हो रहा है एप्पल एंड बनाना, वो 12 महीने के फल है ना। एग्जैक्टली ये रीजन सेकंड, इसके पीछे साइंटिफिक न्यूट्रिशन रीजन भी है, जैसे कि डॉक्टर रिफत मस्ट नो के पीडियाट्रिक्स में बनाना इज वन ऑफ द सेफेस्ट सॉफ्टेस्ट एंड पैलेटेबल फ्रूट्स। बच्चे बहुत इजीली खा लेते हैं, 6 माह से लेके 12 साल तक का बच्चा इजीली कंज्यूम करता है। अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल एडल्ट्स में इसलिए बेहतर है कि एक तो ये कि इसके अंदर फाइबर ज़्यादा है, अगर हम ज़ईफ़ों की बात करें तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है, उनके लिए ये चीज़ अच्छी रहती है। सेकंड चीज़, ये डायबिटीज़ पाकिस्तान में, हम कहेंगे पाकिस्तान दुनिया में उन ममालिक में आता है जिनमें सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ हर तीसरे बंदे को होती है। तो शुगर के मरीज़ों के लिए सेब एक बेहतरीन फ्रूट है, क्योंकि वो जो है हमारी जो शुगर लेवल्स होते हैं उनको इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ाता, उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो काफ़ी कम होता है। इसके अलावा लाइक डॉक्टर रिफत मेंशन बिफोर के एप्पल्स के अंदर पॉलीफिनॉल्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो मुज़र कंपाउंड्स बनते हैं उनको कैंसिल आउट करने में हेल्प करते हैं, अगर हम आम ज़बान में कहें तो। उसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क भी कम होता है। एंड विटामिन सी अगेन इज एन एंटीऑक्सीडेंट। किडनी वाले भी खा सकते हैं, किडनी और वाले इसलिए डायबिटीज खा वाले भी सकते हैं क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम कम होता है कंपेयर टू अदर फ्रूट्स, इसलिए उनके लिए भी इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट फ्रूट्स। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम पील ऑफ करते हैं ना हर फ्रूट को ज़्यादातर, तो उसमें मैंने ये भी सुना है जैसे आप पोटैटो के लिए भी कहते हैं और एप्पल के लिए भी कहते हैं और स्वीट पोटैटो के लिए भी कहते हैं कि इसके तो छिलके में भी इतने न्यूट्रिएंट्स हैं कि आपको उसको पील नहीं करना चाहिए, तो क्या ये बिल्कुल सही बात है कि उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें? ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फ्रूट, दे वर्क टुगेदर। ठीक है, जो स्पेशली एप्पल पील की अगर हम बात करें तो द मैक्सिमम कंटेंट जो उसके अंदर है ना वो आपका सारा फाइबर है जो सारे कमाल कर रहा है। जो 6 महीने का जैसे बच्चा अभी डॉक्टर अमशा भी मेंशन करी थी, यस इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट फ्रूट्स जो हम बच्चों को केले के साथ एप्पल शुरू करवाते हैं, लेकिन उसके लिए भी मैं मदर्स को इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि एप्पल को जब आप शुरू करवाएं उस वक्त उसका पील उतार दें, क्योंकि वो जो फाइबर कंटेंट है वो 6 महीने के बच्चे की गट जो है ना उस वक्त हजम नहीं कर सकती है। अच्छा, बच्चे को एप्पल स्टार्ट कैसे कराना है, क्योंकि 6-8 माह का बच्चे का जिनके दांत नहीं आए उनको कैसे एप्पल देना? वी मेक एप्पल प्यूरी, इट्स वेरी इजी टू डू एक्चुअली। आप एप्पल को पूरा पील ऑफ करें, उसको पानी के अंदर जो है ना थोड़ी सी चीनी और थोड़ी सी दालचीनी जस्ट फॉर द फ्लेवर ऐड करके उसको बॉईल कर लें। जब उसको बॉईल कर लेंगे तो एप्पल जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी हो जाएगा, एंड देन यू जस्ट मैश इट अप और वो प्यूरे करके आप देते हैं। सो इट गेट्स अ लिटिल स्वीटेंड ताकि बच्चा उसको पैलेटेबली ले सके, और जो है ना क्या कहते हैं बॉइलिंग कंटेंट की वजह से जो है ना उसका सारा शुगर बाहर नहीं निकलेगा, सबसे पहले शुगर बाहर निकल जाती है और वो बस एक भूसा रह जाता है। सो व्हेन यू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ शुगर इनटू इट, इट एड्स अ लिटिल फ्लेवर जिससे बच्चा उसको आराम से खा सकता है, एंड इट्स गुड इनफ। इट्स जस्ट दैट कि बस आपने उसकी जो छिलका है वो 6 महीने के बच्चे को नहीं देना, एटलीस्ट 1 ईयर तक के बच्चे को नहीं देना। 1 ईयर के बाद आपकी गट और स्ट्रांग हो जाती है, उसके कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है, तो वो आराम से फाइबर डाइजेस्ट करने के काबिल हो जाती है। तो 1 ईयर के बाद वजन कम करने के लिए भी आप दोनों में से कोई बता सकता है कि एप्पल का इस्तेमाल, क्योंकि ये कहते हैं कि अगर आपने सुबह एक एप्पल कंज्यूम कर लिया और नाश्ता स्किप कर दिया या नाश्ते के साथ खाएं, तो किस तरह से खाना है? जो लोग वजन कम करना चाह रहे हैं वो एप्पल को कैसे यूज़ कर सकते हैं? लाइक आई मेंशन बिफोर कि एप्पल के अंदर फाइबर ज़्यादा है, तो डेफिनेटली पेट में आपके वो ठहरता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है, क्रेविंग्स नहीं आती। हम ये कहते हैं एज अ डाइटिशियन, हम हमेशा हमारे जो वेट लॉस के पेशेंट्स होते हैं हम उन्हें ये रिकमेंड करते हैं कि एप्पल एज अ स्नैक ही कंज्यूम करना है, ब्रेकफास्ट या कोई भी मील स्किप नहीं करना, बिकॉज हमारा इंटायर पर्पस वेट लॉस में भूख को काबू करना है। अगर मैं खाना मिस कर रही हूँ, रोटी की भी अपनी अफादियत है, चक्की के लाल आटे की, प्रोटीन की अपनी अफादियत है, फैट की अपनी अफादियत है हमारी भूख को कंट्रोल करने में। अगर मैं सिर्फ एक एप्पल पर इक्तफा करूं अपनी वेट लॉस के लिए तो दैट वुडंट बी द एंटायर पॉइंट। तो हम हमेशा ये प्रेफर करते हैं अपने प्लान्स में, डाइट प्लान्स में न्यूट्रिशन के, कि हम अपने जो मील्स हैं, रोटी चावल सालन अंडा, जो नाश्ता आप करें वो अपनी जगह, उसके 3 घंटे बाद आप एज अ स्नैक स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में फ्रूट्स को एडजस्ट करें। तो एप्पल इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस जो कि आप रख सकते हैं इफ़ यू वांट टू हैव सम वेट लॉस। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि हम बच्चों को तो दे ही रहे हैं, लेकिन जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनके लिए जो है वो एप्पल कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है?
देखिए वही फ़ायदे इन स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। प्रेग्नेंट वुमेन को जो कंजम्पशन करनी है, आई एम श्योर डॉक्टर अमशा विल आल्सो बैक मी अप हियर, हर चीज़ डबल लेनी है क्योंकि शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ एज वेल। उसने अपने बच्चे का भी ख्याल करना है। बच्चा ईच एंड एवरीथिंग के लिए इस वक्त माँ पे डिपेंडेंट है। वो सब कुछ ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं। वो फाइबर तो माँ को फ़ायदा देगा, लेकिन उसके अंदर जो सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन सीज हैं, पोटेशियम है, आपका कॉपर कंटेंट है, ईच एंड एवरीथिंग वो डिवाइड हो रहा है। वो आधा हिस्सा बच्चे के इसमें जा रहा है, आधा मदर के इसमें जा रहा है। तो डेफिनेटली अगर वो एप्पल जो है, एप्पल तो क्या बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जितने भी फ्रूट्स हैं उनके अपने अपने जो फ़वाइद हैं वो एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ड्यूरिंग द इंटायर 9 मंथ्स की जो ट्राइमेस्टर है उसमें, क्योंकि उन्होंने जो है अपनी, और दूसरी बात ये कि थोड़ी क्वांटिटी भी आपको कभी कभार इंक्रीज आप कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ 1 एप्पल यू कैन ऑल्सो गो फॉर 2 एप्पल्स, इट विल हैव एन इक्वल अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स फॉर बोथ द मदर एंड द चाइल्ड। सही, थैंक यू सो मच। आपने वक्त दिया रफ़त, वक्त ख़त्म हो गया है और आपका भी बहुत शुक्रिया रमशा, आपने भी जो है वो वक्त दिया, इतनी जो है सारी मालूमात हमें मिली। आप भी वही वाली बात है जहाँ से शो का हम स्टार्ट करते हैं कि अच्छा खाएं, मौसम अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ पकौड़े समोसे पे इत्तफा करना है। इस वक्त बहुत मज़े के फ्रूट्स आ रहे हैं, उनको भी चाट के फॉर्म में ले लें, चाहे आप फ्रूट की तरह काट के खा लें, लेकिन खाएं ज़रूर, कंज्यूम ज़रूर करें और इन्जॉय करें वेदर को साथ साथ, लेकिन हेल्दी ईटिंग करें। इसी बात के साथ रमशा कमल और टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह के बाद।